सो हाय, मेरा नाम है लोकेश। स्वागत है आपका माई स्कूल में। और आज क्लास में अपन करेंगे डी एंड एफ ब्लॉक का सेकंड लेक्चर। ठीक है, तो सेकंड लेक्चर में अपने फर्स्ट लेक्चर में अपन ने क्या क्या किया था, साइज की थी अपन ने, आई तक अपन ने कर लिया था। ठीक है जी, इंट्रोडक्शन के साथ में। ठीक है, और आज जो अपनी अगली प्रॉपर्टी है वो होने वाली है कि भैया कैटालाइटिक प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे। हेडिंग डालो क्या, कैटालाइटिक प्रॉपर्टी। ठीक है, सेकंड नंबर की जो प्रॉपर्टी है अपनी, सेकंड या थर्ड फोर्थ नंबर की होगी प्रॉपर्टी है। तो इसमें देखो कैटालाइटिक प्रॉपर्टी है, तो इस चीज़ से आपको क्या समझ में आ रहा होगा, इस चीज़ से आपको एक चीज़ समझ में आ रही होगी भैया कि जो डी ब्लॉक का जो एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है ना, डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं, कुछ कंपाउंड्स होते हैं, सारी चीज़ें कुछ भी ले लो आप। ठीक है, तो भैया ये एलिमेंट्स क्या होते हैं, किसी के साथ में मिलके या खुद सिंगल कैटालिट भी और सिंगल एलिमेंट भी कैटालाइटिक प्रॉपर्टी शो करता है। मतलब ये किसी भी रिएक्शन को करवाने में मदद करता है। आपने सुना होगा कैटेलिस्ट के बारे में। कैटेलिस्ट क्या करते हैं, कोई सी भी एक रिएक्शन होती है, उस रिएक्शन का जो रेट होता है ना, उसको बढ़ा देता है, फास्ट कर देता है। ठीक है जी, उसको क्या बोला जाता है, कैटेलिस्ट बोला जा सकता है ना। तो वो कैटेलिस्ट जो होते हैं वो डी ब्लॉक के मैक्सिमम होते हैं। तो इसकी सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी क्या होती है, कैटालिटिक प्रॉपर्टी होती है इसकी डी ब्लॉक एलिमेंट्स की, है ना। ये हमेशा किसी औरों के काम आते हैं। ठीक है, जैसे अपन लोग होते हैं ना, कोई लोग आप में से देख लीजिए, कोई लोग ऐसे होते हैं जो हमेशा दूसरों के काम आते हैं, मतलब दूसरों की हेल्प करते हैं। तो ऐसे ही हेल्प करते हैं किसी भी रिएक्शन में, मैक्सिमम इनकी प्रॉपर्टी होती है। तो यही चीज़ है भैया, है ना। तो इसमें एक लाइन लिखेंगे अपन। लाइन क्या लिखेंगे, देखो कैटालिटिक प्रॉपर्टी में हेडिंग डलवा दिया। अब लाइन क्या लिखेंगे कि डी ब्लॉक मेटल, है ना, डी ब्लॉक के मेटल, डी ब्लॉक मेटल सो क्या करेंगे, सो कैटालाइटिक प्रॉपर्टी ड्यू टू, किसके कारण में, कोई तो रीजन होगा ना जिसके कारण से शो कर रहे हैं। ड्यू टू किसके कारण हो, लिखो फर्स्ट है भैया वेरिएबल ओएस। क्या होता है, इनकी ऑक्सीडेशन जो स्टेट होती है वेरिएबल होती है, मतलब सिंगल नहीं होती, एक नहीं होती। ठीक है ना, +2 भी हो सकती है, +3 भी हो सकती है, +5 भी हो सकती है, +7 तक भी जा सकती है किसी किसी की, मैं बताऊंगा आगे, है ना। तो इनकी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। इस कारण से क्या, कौन सा नेचर शो करते हैं भैया, ये कैटालिटिक प्रॉपर्टी शो करते हैं, है ना, एक कैटालिस्ट के रूप में काम में आते हैं। इसका मेन रीजन क्या होता है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है ना, ठीक है। अब इसमें बताओ कि भैया वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है तो कैसे करेगा। जैसे मैं कुछ एग्जांपल बताता हूँ आपको। जैसे मैं लेता हूँ भैया V2O5। ठीक है, अब V2O5 आपको दिख रहा होगा, वेनेडियम की बात हो रही है। ठीक है ना, वेनेडियम SCTIV आता है थर्ड नंबर पे, वेनेडियम। तो वेनेडियम आया कि नहीं आया, ऑक्सीजन साथ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। तो भैया ये कैटालिस्ट काम आता है, किस में काम आता होगा, मैंने आपको बताई दी कि भैया ये किस में काम आता है, ये आता है कॉन्टैक्ट प्रोसेस में। ठीक है, अभी तो कल परसों अपने पी ब्लॉक के जो क्वेश्चंस किए थे उसमें आता है क्वेश्चन है कि भैया V2O5 कहाँ पे काम आता है, कॉन्टैक्ट प्रोसेस में। तो इस कॉन्टैक्ट प्रोसेस में कौन सा कंपाउंड फॉर्म होता है, तो आपको पता होगा भैया होता है H2SO4। ठीक है, H2SO4 फॉर्म होता है ना। इसमें कोई दिक्कत है क्या, नहीं दिक्कत। तो इस तरह से एग्जाम्पल दिए मैंने आपको कि इस तरह से कैटालिटिक प्रॉपर्टी शो कर सकता है। ठीक है, तो वेरिएबल ओएस की बात चल रही है तो कैसे करेगा। जैसे मैं मान लीजिए मैं लेता हूँ SO2। ठीक है जी, SO2 के साथ में कौन सा लूंगा, V2O5 लिया मैंने, तो ये क्या बना लेगा, SO3 बना देगा, साथ में क्या बना देगा, V2O4 बना देगा। तो अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर, तो यहाँ पे +5 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है और यहाँ पे कर रहा है +4। तो बदली कि नहीं बदली, ओएस बदला कि नहीं बदला, हाँ बदला, क्योंकि वेनेडियम की मैं बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे पहले कितना था, अब कितना हो गया, ऐसी चीजें बदलती रहती है। ठीक है ना। और वापस अगर मैं वापस से बात करूँ कि भैया जो V2O4 होता है ना, ये वापस क्या करेगा, O2 से रिएक्शन करेगा और रिएक्शन करने के बाद वापस से चीज़ें बना लेता है। तो इस तरह से चीज़ें चलती है, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, है ना। सो नॉर्मली आपको इतना ध्यान रखना है कि भैया वेरिएबल ओएस शो करता है, इस कारण से इसको कैटालिटिक प्रॉपर्टी होती है इसकी। सेकंड नंबर बात करूँ किस वे में, सेकंड नंबर क्या होती है भैया, प्रेजेंस ऑफ, लिखो प्रेजेंस ऑफ फ्री वैलेंसी ऑन मेटल सरफेस। मतलब क्या होता है, जो मेटल्स होते हैं ना वो अपनी वैलेंसी को फ्री रखते हैं, मतलब किसी और को आके लिंक करवाने के लिए वो रेडी रहते हैं, है ना। ये रीजन है कि प्रेजेंस ऑफ फ्री वैलेंसी। ठीक है, तो ये वाला रीजन है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। कैसे होगा, देखो C डबल बॉन्ड, मैंने कार्बन ले लिया। ठीक है, ये कार्बन कार्बन दोनों जुड़े हुए हैं। ठीक है, लेकिन आपको पता होगा कार्बन कितने बॉन्ड बना सकता है, 4 बना सकता है ना, 4 बॉन्ड बना सकता है। तो देखो यहाँ पे तो 2 ही बॉन्ड बन रहे हैं ना। तो अपने वैलेंसी को क्या रख रहा है, फ्री रख रहा है, वैलेंसी को फ्री रख रहा है। तो अगर मान लीजिए भैया मैं इसकी रिएक्शन कराता हूँ H2 के प्रेजेंस में, ठीक है, H2 के प्रेजेंस में कराऊंगा और निकल को मैं साथ में ले लूंगा, तो ये क्या बनाएगा, देखो यहाँ से एक बॉन्ड निकल जाएगा, ऐसे ऐसे बना लेगा ये। ठीक है, ऐसे ऐसे बना लेगा, सिंगल बॉन्ड सिन से जुड़ा रहेगा। अब इस चीज को क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है हाइड्रोजिनेसिनेशन।
क्या बोलेंगे, हाइड्रोजिनेशन। ठीक है, ये वाली रिएक्शन होती है भैया, H2 जाएगा साथ में ये वाला बॉन्ड बना देगा, इनकी चीज़ें निकाल देगा। ठीक है, इस तरह से रीजन से तो कुछ मैंने आपको एग्जाम्पल देके बताया, इनका कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बस आप इनको थ्योरेटिकल चीज़ को याद रखो, इससे काम आपका हो जाएगा। बस इतना ही पूछा जाता है आपसे। ठीक है, अब एग्जाम्पल के तौर पे मैं लिखा देता हूँ आपको कौन कौन से कैटलिस्ट है जो यूज किए जा सकते हैं और इंपॉर्टेंट है जिनको आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे मैं लेता हूँ भैया, आपने सुना होगा Ni, Pd, Pt, बहुत सारे यूज आते हैं इनके, आपने देखा भी होगा, बहुत बहुत जगह ये काम में आते रहते हैं। ठीक है, Ni, Pd, Pt लिया, साथ में कौन से लूँगा, Fe, V2O5, कभी कभी मैं देखता हूँ यहाँ पे कौन सा Pt, CuCl2। तो ये वाले कैटलिस्ट आपने देखे होंगे, इनका काम में आता है। अब मैं लिखा दूँ भैया, काम कहाँ कहाँ आता है, आप लोगों ने देखा होगा कि NiPd, आता ना, वो काम आता है भैया, कहाँ पे काम आता है, हाइड्रोजिनेशन पे, हाइड्रोजिनेशन। ठीक है, हाइड्रोजिनेशन में काम आता है। साथ में अगर मैं बात करूँ HAP, ये काम में आता है भैया हेबर प्रोसेस में, आपको पता होगा ना, अमोनिया बना लेता है, क्या बनाता है, अमोनिया बनाता है हेबर प्रोसेस में, है ना। V2O5 के लिए तो मैं अभी बताया था आपको, कॉन्टैक्ट प्रोसेस, है ना, कॉन्टैक्ट प्रोसेस में काम आता है, बनाता कौन सा है, H2SO4, प्रोडक्ट कौन सा बनाता है, H2SO4 बनाएगा। पीटी की बात करूँ तो यहाँ पे होस्ट वाल प्रोसेस में काम में आता है। ठीक है, यहाँ भी आ जाएगा, होस्ट वाल प्रोसेस में काम आ जाएगा, और क्या बना देगा, HNO3 बनाता है। CuCl2 की बात करूँ तो ये कहाँ पे काम आता है, डेकोन प्रोसेस में काम आता है और बनाता है Cl2। ठीक है जी, डेकोन लिख लेना इसको, DECON, है ना, डेकोन कहाँ पे काम आएगा, Cl2 बना लेगा। ठीक है, इस तरह से चीज़ें चलेगी, काम आपका आसान हो जाएगा। बस इतना सा याद रखो, बेसिक बेसिक चीज़ें हैं जिनको याद रखो, इसमें आपका काम कोई दिक्कत नहीं, कोई रोक नहीं पाएगा। ठीक है जी, अगला लिखेंगे अपन एलोई फॉर्मेशन, हेडिंग लिखो एलोई फॉर्मेशन। ठीक है, इसका नेचर क्या होता है, एलोई फॉर्मेशन ही होता है। एक चीज़ मैं बता दूं आप लोगों को यार, थोड़ा सा आज मेरी ना तबीयत बहुत भयंकर ख़राब है। तबीयत ऐसी ख़राब नहीं, बुखार उखार आ रहा है मेरे को। दिक्कत क्या हो गई मेरी कि आज सोने में थोड़ी दिक्कत हो गई, तो मेरे क्या हो गया, ये वाला जो हाथ है ना, सारा पोर्शन ये बिल्कुल ब्लॉक हो चुका है। ठीक है, बिल्कुल ऐसे दर्द हो रहा है, इतना भयंकर दर्द हो रहा है ना, क्या बताऊँ आप लोगों को मैं। ठीक है ना, मरने जैसी हालत हो रही है मेरी, तो ये इतना भयंकर दर्द हो रहा है तो मेरे को सहन नहीं कर पा रहा हूँ। फिर भी एक क्लास अभी पता है रात के 2 बजे हुए हैं, शाम से मेरा दर्द हो रहा है। ठीक है ना, अब शाम से मैं पूरा सहन कर रहा हूँ, मैं ठीक हो जाएगा, टेबलेट वगैरह भी मैंने ली सब कुछ, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ। अब ये कल तुम्हारी क्लास नहीं आएगी, दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि आज तो मैंने फर्स्ट लेक्चर डाला ही है, ये कल क्लास आएगी तुम्हारी, रात में शूट कर रहा हूँ मैं। ठीक है ना, आपके 6 बजे आएगी ना कल शाम को, तो ये वाली क्लास शूट कर रहा हूँ। अब मैंने बहुत सहन कर लिया भाई, हो जाए, हो ही नहीं पा रहा यार, अब मैं क्या करूँ, वापस से क्लास नहीं जाएगी तो क्या बोलूँगा तुमसे मैं। ठीक है ना, फिर दिक्कत हो जाएगी क्लास को, तो इसलिए मैं शूट कर रहा हूँ थोड़ा सा, है ना, तो रहता है ना कॉम्प्रोमाइज़ वाली चीज़, वैसे कर लेना थोड़ा सा यार, है ना। ये भयंकर दर्द कर रहा है, मतलब ये हाथ चल भी नहीं रहा मेरा, फिर भी मैं लगा के रखता हूँ। वो बोलते हैं नस पे न चढ़ जाना, नसें चढ़ जाती है ना आपस में, पता है तुमको, फिर पूरा हाथ ब्लॉक हो जाता है। तो वैसी हालत हो रही है मेरी, ये साइड है ना, इधर भी नहीं हो रहा, ना हाथ ऊपर उठ रहा है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा देख लेना, आज की क्लास नहीं होगी, कल तक तो मैं ठीक हो जाऊँगा कुछ भी करा के। ठीक है ना, लिखो एलोई फॉर्मेशन की बात चल रही है। ठीक है, एलोई फॉर्मेशन की बात हो रही है, तो देखो एलोई फॉर्मेशन में भैया क्या होता है, एलोई कैसे बनाया जाता है ना। अब आपको पता होगा एलोई बनाने के लिए आपको सिंपल चीज़ इतना दिया होता है कि कौन सा एलोई होता है। तो एलोई क्या होता है, 2-3 मेटल से मिलकर बना होता है। ठीक है ना, 2-3 चीज़ें ले लो, मेटल ले लो, एलिमेंट ले लो, कुछ भी ले लो, 2-3 चीज़ों को लेके बनता है एलोई चीज़, है ना। बहुत सारी चीज़ें आपने सुनी भी होगी ना, जैसे ब्रास होता है, ब्रोंज होता है, कौन कौन से मेटल से मिलकर बना होता है, कौन से एलिमेंट होते हैं जिनसे मिलकर बना होता है, तो ये वाली एलोई फॉर्म है। तो इसलिए डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं ना, और क्या करते हैं भैया, इनका कौन सा नेचर होता है, एलोई फॉर्मेशन वाला नेचर भी होता है, एलोई भी बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिख लो डी ब्लॉक मेटल रेडिली, मतलब जल्दी से, है ना, रेडिली फॉर्म एलोई, फट से एलोई बना लेते हैं। रेडिली फॉर्म एलोई ड्यू टू ऑलमोस्ट, किस कारण से बनाते हैं, ड्यू टू ऑलमोस्ट सेम मेटालिक। सिंपल आप लोगों को पता होगा ना क्या क्या, मान लीजिए मैक्सिमम इनकी मेटालिक रेडियल होगी, दूर दूर होगा, बड़ा सा होगा तो बनाएगा नहीं। ठीक है ना, बिल्कुल साथ साथ में होगा, बिल्कुल पास पास होगा, मेटालिक रेडियल इनकी कम होगी, तो सेम ही मेटल होंगे, तो आपस में मिलके किसी और एलोई का फॉर्म कर लेंगे, मतलब किसी और कंपाउंड बना देंगे, चीज को बना देंगे, तो उसको क्या बोल देंगे अपन, उसको बोलेंगे एलोई। ठीक है ना, तो एलोई फॉर्मेशन वाला पोर्शन इसमें चलता रहता है। ठीक है, रीजन आपको मैंने लिखाई दिया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ऑलमोस्ट सेम होती है इनकी, ठीक है ना, ऑलमोस्ट सेम। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे बहुत सारे होते हैं ना, कभी कभी मैं लेता हूँ Fe, ठीक है, CONI फेकोनी। ठीक है ना, अब इनकी देखो आपको पता होगा इनकी साइज सेम होती है, लगभग ऑलमोस्ट सेम होती है ना, तो ऐसी चीज़ें मिला के क्या बन जाती है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है ना जिनके ऑलमोस्ट सेम होती है, उनकी साइज वगैरह रेडियल वगैरह, तो मिला के बना लेती सारी चीज़ें। ठीक है,
ऐसी चीज़ें चलती है, आराम से काम आपका बनेगा, ठीक है। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, एग्जांपल मैं कौन सा लेता हूँ, मैंने लिया ब्रास, ठीक है, मैंने ब्रास लिया, ठीक है। मैं लेता हूँ ब्रोंज, ठीक है, और मैं लेता हूँ जर्मिनल सिल्वर, ठीक है, जर्मिनल सिल्वर लेता हूँ। साथ में अगर मैं लेता हूँ भैया 24 कैरेट गोल्ड, ठीक है, इनमें से कोई सा भी नीट में पूछा जा सकता है। 24 कैरेट गोल्ड लेता हूँ, साथ में मैं लेता हूँ भैया स्टील। अब इनका बताना आपको कौन कौन से मेटल आपस में मिलेंगे और इसको एलो का फॉर्म करेंगे, है ना, इसको करेंगे। सिंपल बताना मेरे को कि भैया अगर मैं बात करता हूँ ब्रॉस की, ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ ब्रास की, तो भैया इसमें कौन कौन सा रहेगा, Cu प्लस Zn, मतलब कॉपर और जिंक दोनों मिला के ब्रास को बना लेंगे। अगर मैं बात करूँ, दोनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, इनमें बच्चों को क्या कंफ्यूजन होता है, ब्रास क्या ब्रोंज क्या, ठीक है, तो Cu Zn मिलकर बना लेगा। और मैं बात करता हूँ ब्रोंज की, तो इसमें क्या क्या बनेगा, इसमें बनेगा Cu के साथ में क्या रहेगा, Sn, ठीक है ना, Cu के साथ में क्या रहेगा, Sn रहेगा। Sn को क्या बोलते हैं, टीन बोलते हैं। तो Cu और Sn मिलकर दोनों बना लेगा। और बात आती जर्मन सिल्वर की, जर्मन सिल्वर की आएगी तो भैया आपको लग रहा होगा सिल्वर तो होगा ही होगा इसका, लेकिन इसमें ध्यान रखना सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि सिल्वर का नाम तो आ रहा है लेकिन सिल्वर नहीं होता है इसमें, ठीक है, इसमें सिल्वर नहीं होता है, तो ध्यान रख लेना परसेंटेज ऑफ सिल्वर, ठीक है ना, नॉट प्रेजेंट, है ना, प्रेजेंट नहीं होता है इसमें, सिल्वर वो मिलेगा ही नहीं आपको। तो फिर इसमें क्या होगा भैया, इसमें रहेगा Cu Zn और क्या रहता है, निकल। Cu Zn निकल, इसमें तीन चीज़ें पाई जा सकती है, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ 24 कैरेट गोल्ड, तो अब 24 कैरेट गोल्ड रहेगा तो भैया तो प्योर सोना है ना, प्योर सोना है, तो इसमें क्या रहेगा मेरे को बताओ, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं, इसमें कुछ नहीं रहेगा, प्योर गोल्ड रहता है। तभी तो अपने घरों में कौन सा गोल्ड होता है, 22 कैरेट का, 20 कैरेट का गोल्ड होता है, ठीक है। 24 कैरेट का गोल्ड हमेशा कहीं मिलता ही नहीं है, क्योंकि 24 कैरेट का जो गोल्ड होता है ना वो बहुत ही सॉफ्ट होता है, ठीक है, उससे कोई जो अपनी जो ज्वेलरी वगैरह होती है ना कुछ बनेगी ही नहीं, उसमें कुछ इंप्योरिटी डाली जा सकती है। इंप्योरिटी काहे की डालते हैं, सिल्वर के डालते हैं, कोई कोई कॉपर की भी डाल देते हैं, ठीक है ना, उनको डाल के उनको स्ट्रॉन्ग बनाया जा सकता है, ठीक है। उस सोने को तो मजबूत बनाएंगे, हार्ड बनाएंगे, तब जाके वहाँ से क्या बनेगी, अपनी ज्वेलरी वगैरह कुछ फॉर्म होती है। तो इसलिए प्योर गोल्ड में प्योर गोल्ड ही होता है भाई। उसके बाद में बात करूँ स्टील की, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टील का पूछा जा सकता है नीट में, ठीक है। स्टील है, स्टील में कौन कौन सी चीज़ें होती है भैया, इसमें होता है मेन तो होता है Fe, आयरन होता है, ठीक है। आयरन के साथ साथ इसमें बहुत सारे हो सकते हैं, क्रोमियम हो सकता है, Mu हो सकता है, W हो सकता है, ठीक है जी, ये वाली सारी चीज़ें हो सकती है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है भैया इसमें कार्बन, ठीक है, कार्बन भी इसमें पाया जा सकता है, लेकिन ये किसके रूप में पाया जा सकता है, इम्प्योरिटी के रूप में, ठीक है ना। कार्बन की इम्प्योरिटी होती है किसमें, स्टील में। स्टील में होता नहीं है कार्बन, लेकिन उससे एक इम्प्योरिटी बन के जाता है कार्बन, ऐसे उसका बनाने का कोई पार्ट नहीं है भाई, हाँ कि कार्बन को इसमें बनाओ, कार्बन एक वो में हमेशा पाया जा सकता है, किस फॉर्म में पाएगा, वो पाएगा भाई इम्प्योरिटी के फॉर्म में। तो ये तो इम्प्योरिटी होती है कार्बन में, इसी कोई दिक्कत नहीं, इसका आराम से करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है जी। एक और लिख लो भैया, गोल्ड अमलगम, ठीक है, गोल्ड अमलगम। अब गोल्ड अमलगम इसमें तो आपको लग ही रहा होगा ना भाई, Au और Hg दोनों रहेगा, सोना और अमलगम दोनों हो जाएगा, मरकरी मतलब Hg, ये वाली चीज़ें होती है, तो इनको याद करना, ये याद करने की चीज़ें भैया कौन सी क्या चीज़ें होती है, यहाँ से क्वेश्चन मेनली पूछा जा सकता है, कभी भी क्वेश्चन आ जाएगा तो दिक्कत आपको मेरे ख्याल से नहीं आएगी, ठीक है जी। अब एक इंपॉर्टेंट लाइन लिखा दूँ मैं आपको, क्या लिखा हूँ कि स्टिल हैज़ इम्प्योरिटी ऑफ कार्बन, लिखा है ना मैंने आपको, कार्बन की इम्प्योरिटी रखता है, तो सिंपल लिख दो स्टिल हैज इम्प्योरिटी ऑफ कार्बन, है ना। तो इससे क्या होगा ना, आपके कभी थ्योरेटिकल क्वेश्चन आया तो हटेगा नहीं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। अब कुछ लाइन से मैं लिखा देता हूँ, जैसे मान लीजिए 24 कैरेट गोल्ड की बात हुई थी अपनी, कैरेट गोल्ड की बात हुई थी अपनी, 24 कैरेट गोल्ड की बात हुई थी, तो इसमें क्या क्या चीज़ें थी मेरे को आपको बताया था कि 100% इसमें क्या होता है, Au, ठीक है जी, 100% Au होता है, लेकिन इसको क्या करते हैं अपन, ऐसे घरों में नहीं मिल सकता है क्योंकि सॉफ्ट होता है ना, इस कारण से क्या रखता है भैया, इसको यूज में नहीं किया जाता है घरों में, ठीक है ना, ऐसे होता है इस चीज़ को मान लीजिए। तो अपने घरों में क्या होता है, कभी 20 कैरेट गोल्ड को काम में लिया जा सकता है, कुछ थोड़े अमीर इंसान होते हैं आप जैसे लोगों की तरह, तो क्या करें 22 कैरेट गोल्ड कर सकते हैं, इसलिए बोलते हैं भैया इसमें प्योरिटी ज़्यादा है, ठीक है। 22 तक भी यूज किया जा सकता है, ठीक है, करते हैं, लेकिन 20 का मैक्सिमम लोग करते हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोग इक्वली होते हैं ना, मिडिल क्लास होते हैं ना अपने इंडिया में, तो 20 कैरेट गोल्ड का यूज में लेते हैं इस चीज़ में। तो 20 कैरेट गोल्ड में भैया क्या क्या होती है, इसमें होता है Au, साथ में इसकी इम्प्योरिटी काहे में मिलाते हैं, Ag की, ठीक है, Au और Ag दोनों मिला लेंगे, चांदी सोना थोड़ा सा मिला देंगे, मिलाने के बाद ये क्या हो जाएगा, थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा, ये क्या होता है, थोड़ा सा सॉफ्ट होता है, ये सॉफ्ट होता है, थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा, ऐसे चीज़ें बनाई जा सकती है। उसके बाद मैं बात करूँ अमलगम की, ठीक है, अमलगम की बात करूँ मैं, तो इसमें क्या क्या चीज़ें होती है, एक तो होता है मेटल,
मेटल के साथ में क्या होता है Hg। अमलगम बनाने के लिए क्या होता है मेटल लो, मेटल के साथ में मरकरी मिला दो, अमलगम बन जाएगा आपका। अमलगम के बारे में आपने बहुत सुना होगा, बहुत चीज़ें काम आती है, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे आपको अमलगम बनाना है तो Hg के साथ में मेटल डाल दो, कोई सा भी मेटल डालेंगे उस नाम से अमलगम बन जाएगा। कोई सा भी मेटल आपने डाला उस वाले मेटल के नाम से अमलगम बन जाएगा। अमलगम एक ऐसी चीज़ होती है जो मरकरी के साथ में अगर किसी चीज़ को डालेंगे अपन मेटल को, तो मेटल डालने के बाद जो कंपाउंड फॉर्म होगा ना वो उस लेवल का होगा, उस नाम का होगा जो आपने मेटल डाला है। लेकिन कभी मैं डाल दूँ आपके इसमें FeCONI, ठीक है, सब कुछ मेटल की मैं बात कर रहा हूँ, तो अगर मान लीजिए मैं डाल देता हूँ FeCONI, तो याद रखना है कभी भी भैया क्या बनाएगा, डज नॉट फॉर्म अमलगम। तो नीट में क्या पूछा जा सकता है, नीट में थोड़ी ना पूछेगा कि ये वाला Hg लिया मेटल लिया क्या बनाएगा, तो आपको सबको लग जाएगा पता। लेकिन वो क्या करेगा Hg के साथ में क्या डालेगा, Hg के साथ में कभी डाल देगा Fe, कभी डाल देगा CO, कभी डाल देगा Ne, क्योंकि बच्चों को तो ऐसा लगता है ना कि भैया अमलगम कैसे बनाऊंगा मैं, मेटल रहेगा मेरे पास में तो मेटल को डाल दूंगा किसमें, मरकरी में, दोनों को मिला के बना देगा, बच्चा बिल्कुल टिक कर देगा आंसर को। लेकिन अपन को ऐसा नहीं करना है, क्योंकि हमारे समझदार है, क्योंकि अपन किससे पढ़ रहे हैं, लोकेश भैया से पढ़ रहे हैं अपन, ठीक है। जब लोकेश भैया से अगर आप पढ़ रहे हो ना तो आपका क्वेश्चन होने के रॉन्ग चांसेज ही नहीं बनते हैं, क्योंकि मैं जहाँ से क्वेश्चन रॉन्ग होता है ना उस चीज़ को ज़्यादा बताता हूँ, ठीक है। नॉर्मल तो सभी कर लेता है, नॉर्मल करने में दिक्कत नहीं है, हाथ दर्द कर रहा है फिर भी पढ़ा रहा हूँ, फिर भी आप क्वेश्चन रॉन्ग कर रहे हो तो मेरा तो सत्यानाश हो गया भैया जीवन में, ठीक है। FOCO नहीं करोगे आप, मेरे को पता है नहीं करोगे आप, गलत, बहुत अच्छे इंसान हो आप लोग, ठीक है ना, तभी आप मेरे से पढ़ रहे हो। अगर अच्छे नहीं होते तो पढ़ते नहीं आप मेरे से, ठीक है ना, क्योंकि अच्छी क्वालिटी को और कंटेंट को जानने वाला बच्चा ही मेरे से पढ़ेगा, हर कोई नहीं पढ़ पाएगा, क्योंकि उनको क्या हवा की ज़रूरत पड़ती है। हवा में जो नाम चल रहा होता है ना, कोई भी टीचर उससे पढ़ रहे होते हैं, कुछ भी कर रहा हो, ठीक है ना। लेकिन असली चीज़, असली क्वालिटी, असली जो कंटेंट होता है ना क्वालिटी का, उसको हर कोई बच्चा नहीं समझ पाता। तो जो समझेगा वो अपने पास पढ़ेगा ही सही, ठीक है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। FeCO अगर मैं ले दूँ तो कभी भी अमलगम नहीं बनाएगा ये, ठीक है। डज नॉट फॉर्म अमलगम, साथ में इसके लगा लेना Hg, है ना, ठीक है। इस वाली चीज़ को ध्यान रखना, काम आराम से हो जाएगा। कभी कभी एक स्टार पॉइंट लिखा दूँ मैं आपकी कि अगर मान लीजिए मैं लेता हूँ कभी Hg लिक्विड, अब मैंने क्या लिया, मरकरी को लिक्विड फॉर्म में लेना ना, तो इसको अगर आपसे बोले कि भैया इसको स्टोर काय में करेंगे अपन, तो मैं लिखा दूंगा स्टोर इन कंटेनर ऑफ, काय का कंटेनर रहेगा। अब अगर मैं लेता हूँ Hg लिक्विड, तो इसको आपसे अगर बोले कि भैया इसको स्टोर करो, तो आप स्टोर कैसे करेंगे, इसको स्टोर करेंगे कौन सा कंटेनर लेंगे, आप लेंगे कंटेनर ऑफ FeCONI। अब ऐसा लेने के पीछे क्या रीजन है भैया, आपको पता होगा कि देखो FeCONI रहता है ना, वो कभी Hg के साथ में रिएक्शन नहीं कर रहा है, अमलगम नहीं बना रहा है, ठीक है। अगर मान लीजिए अपन इसको Hg को किसी और के साथ में रखेंगे, मेटल के साथ में, तो रखने के लिए रखा था वहाँ पे, और रखा तो नहीं, और उसने अपना अमलगम बना लिया, अपना काम निकाल लिया। लेकिन तो इसलिए इसको किस में रखेंगे, FeCONI में रखेंगे, क्योंकि ये इसमें रिएक्शन नहीं करेगा, अमलगम नहीं बनाएगा, शांति से इस चीज़ को रखा रहने देगा। तो इस कारण से ये वाला फॉर्म बनती है, ठीक है ना, ये वाला रीजन इसके साथ में रखने का, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। कोई दिक्कत है क्या, नहीं होगी, सिंपल है ना। अब एक क्वेश्चन लिख लो हल्का सा, क्वेश्चन क्या लिखेंगे, विच पेयर फॉर्म एलोई, विच पेयर फॉर्म एलोई। फर्स्ट नंबर का लो FeHg, सेकंड लो FeC, थर्ड लो CuSN, फोर्थ लो NaK। बताओ फर्स्ट का भैया Fe आ गया, Hg के साथ में नहीं करेगा, Fe आ गया C के साथ में ये भी नहीं करेगा, क्योंकि भैया कार्बन क्या होता है, मेटल नॉन मेटल क्या होता है, बोलो बोलो ना, कार्बन क्या होता है, मैं नहीं लिखाऊंगा, हमेशा बोलता हूँ कार्बन का तो ध्यान रखो यार, मेटल होता है नॉन मेटल होता है, क्या होता है, ठीक है ना, ये भी नहीं बनाएगा। उसके बाद Na और K की बात हो जाएगी तो ये भी नहीं बनाएगा आपको, तो इसमें देखो ये नहीं बनेगा, ये नहीं बनेगा, ये नहीं बनेगा, ये CuSN तो बनाएगा, आपको पता होगा ना, ब्रोंज बना लेता है, क्या बनाता है, कॉपर और सिंक मिलके, कॉपर और टिन मिलके क्या बनाएगा, ब्रोंज बना लेगा, ठीक है। ये वाला तो आपको ध्यान होगा ही सही, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है जी, कोई दिक्कत है क्या इसमें, नहीं होगी, आराम से करेंगे चीज़ें, ठीक है। लिखो अगला, लिखो हेडिंग डालो इंटरस्टेशियल कंपाउंड बनाएंगे भैया। अब इंटरस्टेशियल कंपाउंड्स क्या होते हैं, आपको पता होगा, इंटरस्टेशियल जो कंपाउंड होते हैं ये होते हैं भैया, हिंदी में इनको बोलते हैं अंतरकाशी कंपाउंड। क्या बोलते हैं इनको, अंतरकाशी कंपाउंड बोलते हैं, हिंदी में ये बोलते हैं ना अंतरकाशी कंपाउंड, ये वाली चीज़ है, इसको ध्यान रखना आराम से, है ना। अब ये कैसे बनते हैं आपको पता होगा, जैसे मान लीजिए ये वाला मेटल है, ठीक है, क्रिस्टल ले लिया मैंने इसका, ठीक है ना, मेटल का क्रिस्टल ले लिया। अब इसमें क्या होगा, इसके जो थोड़े थोड़े से पॉइंट बिंदु जो भी बोल दो आप, है ना,
इसके कुछ मॉलिक्यूल्स वगैरह होंगे, ठीक है। ये मॉलिक्यूल रहेंगे किसी भी क्रिस्टल के, मेटल के क्रिस्टल होता है ना, तो इसमें क्या होगा, इसमें छोटे छोटे जो नॉन मेटल्स होते हैं ना, कौन कौन से, H हो गया, B हो गया, C हो गया, N हो गया, नॉन मेटल कार्बन, अभी मैंने बताया था ना, यहाँ पे आ गया इसका आंसर, ठीक है ना, HBCN हो गया। तो ये क्या करेंगे, ये दोनों ये जाएंगे यहाँ से, कोई से भी जाने के बाद इसमें जाके फिट हो जाएगा। जो इसमें जगह बनी हुई है ना, ये वाली जगह है ना थोड़ी सी, ये वाली जगह, इन जगह में जाके फिट हो जाएगा। फिट होने के बाद में क्या बनाएगा, मिल के आपस में एक अंतरकाशी कंपाउंड बना लेंगे, मतलब इंटरस्टेशियल कंपाउंड बना लेंगे ये मिलने के बाद में, ठीक है। एलओए में क्या होता है, अगर मान लीजिए यहाँ से कोई एलिमेंट आया तो यहाँ से एक को निकलना पड़ेगा, मतलब वो सीट को खाली करवा के बैठता है, ठीक है। और जो इसमें क्या होता है, इंटरस्टेशियल में सीटें पहले से भरी हुई है, वो उनके बीच में जाके कहीं भी टूट जाएगा, उसमें फंस जाएगा, ठीक है ना। इस तरह से चीज़ें बनती है, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, इंटरस्टेशियल कंपाउंड हो जाएंगे, ठीक है। इसमें लाइन लिख लो, लाइन क्या लिखेंगे, स्मॉल साइज नॉन मेटल लिखा है था ना, HBCN वगैरह, स्मॉल साइज नॉन मेटल क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए HB लिया, मैंने CN लिया, ठीक है ना, HBCN वगैरह, इसको ऐसे मतलब लिख देना भाई, तुम CN बोल दो, HBCN वगैरह, ठीक है ना, ये स्मॉल नॉन मेटल्स हो गए। तो इसमें नॉन मेटल क्या करेंगे, ये ऑक्यूपाई करेंगे, ऑक्यूपाई इन वैकेंट स्पेस ऑफ क्रिस्टल, CRYSTL, क्रिस्टल लेटिस ऑफ मेटल, मेटल का क्रिस्टल लेटिस होता है ना, उसका जो वैकेंट स्पेस होता है उसको ऑक्यूपाई कर लेते हैं। ये वाली चीज़ मैंने बताई थी, ये वाली चीज़ देखिए, मान लीजिए ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला ऐसा, फिर यहाँ पे कौन से रहेंगे, HBCN रहेंगे, ठीक है। ये क्या करेंगे, इनमें जाके अपना स्थान ग्रहण कर लेंगे, ठीक है जी, स्थान ग्रहण कर लेंगे, हिंदी में बोल रहा हूँ ना प्योर में। देखो HBCN होगा, इस तरह से चीज़ें बना लेगा ये, इसमें कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब इसकी एक स्टार लाइन लिख लो, इंटरस्टेशियल कंपाउंड ये होते हैं, स्टार लाइन लिख लो। स्टार लाइन क्या लिखेंगे, लिखो कि भैया दीज कंपाउंड, क्या जो कंपाउंड बनेगा ना इंटरस्टेशियल कंपाउंड, मैं इसके नहीं बोल रहा हूँ नॉन मेटल्स की, ये कंपाउंड बना, यहाँ पे लिखो, ये जो कंपाउंड बनेगा ना इंटरस्टेशियल कंपाउंड, ये क्या होगा, दीज कंपाउंड लिखो, दीज कंपाउंड आर नाइदर, क्या, नाइदर का मतलब तो ना ये ना ही वो, ठीक है ना, नाइदर आयोनिक, ना तो ये कोई आयोनिक होगा, नोर, नाइदर आयोनिक नोर कोवलेंट, मतलब क्या होगा, देखो कोई सा कंपाउंड बनता है तो कभी तो कोवलेंट होगा या फिर आयोनिक होगा, ऐसा कुछ होगा ना, लेकिन तो ना कोवलेंट है ना फिर क्या है, आयनिक भी नहीं है, मतलब ना आयनिक है ना कोवलेंट है, दोनों ही नहीं होगा। वो आगे लिखो कि दीज कंपाउंड आर नाइदर आयनिक नोर कोवलेंट एंड साथ में क्या हो जाएगा, बहुत सारे एलिमेंट होते हैं ना, बहुत सारे कंपाउंड होते हैं, क्या होते हैं, स्टाइकोमेट्रिक होते हैं, लेकिन ये तो भी स्टाइकोमेट्रिक ही नहीं होते, एंड दीज आर नॉन स्टाइकोमेट्रिक, ठीक है ना, स्टाइकोमेट्रिक नहीं होता था, नॉन स्टाइकोमेट्रिक होता है, ठीक है। मतलब ये तो अलग ही कुछ बनाते हैं, अलग ही क्या चीज़ बनती है, जैसे मान लीजिए भैया आपको देखा होगा कभी कभी इस तरह से कंपाउंड बनते हैं, आपको NH हो गया, कभी कभी हो गया भैया कौन सा हो गया, CaH2 हो गया, तो आपको पता होगा ये दोनों चीज़ बन रही है, इस तरह से कंपाउंड बनेंगे ये सारे, तो ये कैसे होते हैं भैया, आयोनिक होते हैं। कभी कभी आपके दिमाग में आ रहा होगा CH4, कभी कभी आपके दिमाग में आ रहा होगा B2H4, कभी ऐसे NH3, कभी H2, ऐसे कंपाउंड आपने बनते हुए देखे होंगे। तो ये वाले कंपाउंड की मैं बात करूँ तो कोवलेंट हो गया, तो ऐसे कंपाउंड कोवलेंट होंगे, कैसे कंपाउंड कुछ आयनिक होंगे, लेकिन ये कुछ अलग ही होंगे, इंटरस्टेशियल जो कंपाउंड है कुछ अलग ही होंगे, ना तो आयनिक है ना कोवलेंट है, कुछ अलग ही होंगे। तो कुछ अलग ही कैसे बनेंगे, जैसे मान लीजिए बनता है VH के साथ में क्या बना देगा 0.56, इस तरह से बनते हैं, TiH हो गया, ठीक है जी 1.5, डी ब्लॉक आ गया, डी ब्लॉक आ गया, इस तरह से बनते हैं भैया ये कंपाउंड है ना, इनका तो कुछ आता पता ही नहीं है, ठीक है। तो ये तो ऐसे अजीब सी चीज़ें हैं, इस अजीब सी चीज़ों में आपको फंसना नहीं है। अब अगला लेंगे, अगला क्या लेंगे, देखो जैसे एक मैं स्टार पॉइंट आपको लिखाता हूँ, स्टार पॉइंट लिखाता हूँ, क्या लिखाऊंगा स्टार पॉइंट, कि जैसे मान लीजिए भैया B2C, ये छोटे छोटे पॉइंट्स है, ठीक है ना, इनसे आपसे इतना सा पूछा जाएगा भाई इंटरस्टेशियल कंपाउंड क्या होते हैं, है ना। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आप पूछी जा सकती है कि इनको ध्यान रखना, कौन कौन से नॉन मेटल होते हैं जिनको मिलाया जा सकता है, HBCN होता है, ठीक है, HBCN होता है जिनको मिलाया जा सकता है, यही क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, और ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। और कभी कभी ऐसा आ जाए ना, ध्यान रख लेना, ये आयनिक है कोवलेंट है, 2-3 चीज़ें ऐसा आ जाएगा, कुछ अलग आ जाए तो उसको बता देना आप लोग कि इंटरस्टेशियल है, बाकी तो नहीं पूछा जाएगा। स्टार पॉइंट क्या है, B2C है, तो आपको पता होगा कि बेरिलियम का एक अकेला कंपाउंड ये वाला है जो आयोनिक होता है, कोई दिक्कत है कि इसमें नहीं होगा, आयोनिक इस तरह सा होगा, ठीक है। अगर मैं इसको तोड़ता हूँ, तोड़ना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैक्सिमम बच्चों को नहीं तोड़ना आता है, वो तोड़ते कैसे हैं, ऐसे तोड़ेंगे B+2 C-2, B2 C-2 करेंगे तो आपको देखो
+2 -2 क्रॉस हो जाएगा तो एक कैसा कंपाउंड बनेगा, BC। तो भैया Be2C बन रहा है क्या, नहीं बनेगा। तो ये कैसे टूटता है भैया, ध्यान रखना, ये टूटता है B+2 C-4 में। तो अब इसको आप क्या करेंगे, इंटरचेंज करेंगे, केची गुणा बोलते हैं ना, केची गुणा बोलते हैं ना, ऐसे करेंगे तो ये क्या बनाएगा B4C, सॉरी ये क्या बनाएगा B4C2 बनाएगा। इन दोनों को 4 2 को कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या बना लेगा, B2C बना लेगा। क्या अपना जो रियल बात बोली आपने वो बन चुकी, क्या इसको रोंग कर देना, इसको राइट कर देना, तोड़ने का फॉर्म ये वाला बन जाएगा अपना, ठीक है। और इसको मैं बोलूँगा तो एक कार्बन आ रहा है, ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे अपन, आयोनिक कार्बाइड, आयोनिक कार्बाइड बोलेंगे इसको, अच्छे से लिखो, आयोनिक कार्बाइड बोलेंगे इसको, ठीक है, आयोनिक कार्बाइड बोलेंगे इसको, क्योंकि B2 के साथ में क्या आ रहा है, कार्बन आ रहा है। बस इसमें आपको सोचना क्या है, इसको मेरे पढ़ाने के पहले, इसको मेरे को पढ़ाने के पीछे रीजन क्या है कि आपको तोड़ना आ जाए। इस तरह से नहीं तोड़ दे आप, इस तरह से तोड़े, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है जी। कोई दिक्कत है किसमें, कोई दिक्कत नहीं होगा, आराम से करेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, है ना। अब एक छोटी सी एक इंपॉर्टेंट लाइन लिखा दूँ मैं, कि कभी कभी क्या होता है ना, परसेंटेज ऑफ कार्बन पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है, परसेंटेज ऑफ कार्बन पूछा जा सकता है आप लोगों से। और किस में पूछा जाएगा परसेंटेज ऑफ कार्बन, कभी कभी क्या होता है ना, आपसे परसेंटेज ऑफ कार्बन पूछा जा सकता है। अब परसेंटेज ऑफ कार्बन किस में पूछेंगे, आयरन में पूछेंगे। अब आयरन में बहुत सारा होता है, एक तो है पिग आयरन होता है भैया, पिग आयरन होता है, कभी होता है कास्ट आयरन होता है, कभी होता है भैया स्टील, तो आप समझते हैं स्टील होता है, कभी कभी होता है क्या होता है भैया, मेरे को बताओ, रोट आयरन, है ना, रोट आयरन होता है। तो इसमें आपको पूछा जाएगा भैया कि किसमें मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ कार्बन होगा, तो भैया होता है पिग आयरन में की बात करो तो इसमें 4% होता है, इसमें 3% होता है, इसमें होता है 0.25%, 0.25, और इसमें कितना होता है 25 से भी कम होता है, मतलब है ना, इस तरह से होता है। तो इनका ऑर्डर मैं बता दूँ, इस तरह से ऑर्डर चलेगा। बस इसमें आपको ध्यान क्या रखना है, ध्यान रखना है भैया मैक्सिमम किसका होगा, इस तरह से चीज़ें चलेगी, काम हो जाएगा आपका, ठीक है। इतना कर लेना, मजा आ जाएगा, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट बात कर रहे हैं अपन नीट के पॉइंट से, ठीक है। थोड़ा सा हाथ में से घुमा रहा हूँ ना, उसमें मेरी हालत खराब हो रही है, बस एक जगह फिट हो रहा है, ठीक है, एक जगह चल रहा है तो ठीक है, थोड़ा सा ऊपर नीचे उठा लूंगा ना मैं तो इसमें मेरी हालत खराब हो जाएगी। इसके चक्कर में पता है पूरा हाथ के लेके पूरा है गर्दन वर्दन सब दर्द हो रहा है भयंकर, इतनी बुरी हालत हो रही है ना, क्या बताऊँ मैं आपको। थोड़ा सा पीछे भी नहीं हिला जा रहा, सोया भी नहीं जा रहा मेरे से, इतनी बुरी हालत हो रही है भाई। अगर कल क्लास नहीं है थोड़ा सा ध्यान रख लेना भाई यार, ठीक है ना, क्योंकि ठीक हो जाए तो ठीक हो जाए तो हो ही जाए, नहीं हो तो नहीं हो, मैं भी क्या कर सकता हूँ इसमें, थोड़ा ध्यान रखना, ये लिख लेना आप, है ना। अगली क्या कर लिखेंगे अपन, प्रॉपर्टी लिखेंगे अपन, प्रॉपर्टी। अब यहाँ पे फिट हो रहा है मेरा, ठीक है ना, यहाँ पे बहुत अच्छा चल रहा है। प्रॉपर्टी वो इंटरस्टेशियल कंपाउंड है ना, लिख लेना आप, है ना, थोड़ा मेरे को हाथ को आराम दो मेरे ना, इंटरस्टेशियल कंपाउंड लिख लेना यहाँ पे जो बता ना, प्रॉपर्टी ऑफ, ठीक है। प्रॉपर्टी लिखेंगे, प्रॉपर्टी क्या है भैया, इनके लिखो हाई, इनका क्या होता है हाई एमपी होता है इनका, ठीक है ना, हाई एमपी और मोर हार्डर, ठीक है ना, हाई एमपी होगा मोर हार्डर होंगे, मतलब हार्ड ज़्यादा होंगे। लिखो केमिकली क्या होते हैं, केमिकली इनर्ट होते हैं, मतलब ये रिएक्शन भी नहीं करते हैं ना, केमिकली इनर्ट और लेस रिएक्टिव, ठीक है, केमिकली इनर्ट होंगे और लेस रिएक्टिव होंगे, इसमें कोई दिक्कत है क्या, नहीं होगी, ठीक है। ये वाले दो प्रॉपर्टीज लिख लेना, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब अगला अपना हेडिंग डालेंगे, प्रॉपर्टीज की खत्म हो चुकी है, अगला हेडिंग अपना MPT, मतलब मेल्टिंग पॉइंट की बात करेंगे अपन, ठीक है जी। मेल्टिंग पॉइंट की बात करूंगा मैं तो आपको एक ध्यान होगा इस चीज़ों को लेके कि कभी कभी मान लीजिए भैया आपके पास में मेल्टिंग पॉइंट बहुत जगह से निकाला जा सकता है, बहुत सारे कंपाउंड हो सकता है, कभी कभी आपको एलिमेंट भी दे सकते हैं, कभी कभी आपको मॉलिक्यूल भी दे सकते हैं, कभी कभी कुछ भी चीज़ें आपको दे सकते हैं, तो सबका मेल्टिंग पॉइंट अलग अलग ही हो सकता है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि भैया मॉलिक्यूल क्या होता है, कभी कभी आपसे बोलेंगे कंपाउंड क्या होता है, तो मैं बताता हूँ कैसे क्या होता है। जैसे मान लीजिए मैं लेता हूँ NaCl, ठीक है ना, MP अभी शुरू करेंगे, बट मैं आपको बता रहा हूँ कहाँ कहाँ पे हो सकता है MP, है ना। NaCl लिया सॉलिड फॉर्म में तो ये कंपाउंड बना कि नहीं बना, कंपाउंड बन गया। कभी कभी मैं ले लूँगा भैया Cl2, ठीक है जी, Cl2 मैंने लिया तो Cl2 भैया क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूल हो जाएगा। Cl2 हो गया, दो एलिमेंट मिले तो क्या बनाया, मॉलिक्यूल हो गया कि नहीं हो गया, हो गया। कभी कभी मैं लेता हूँ, जैसे मान लीजिए मैं Na लेता हूँ सॉलिड फॉर्म में, तो मेटल हो गया, मेटल का भी MP पूछ लिया जा सकता है आपसे, ठीक है ना, मेटल का क्या होता है MP पूछा जा सकता है। ये तीन चीज़ें हो सकती है, तीन जगह आपसे पूछा जा सकता है। तो आप मेरे को इतना बता दीजिए कि NaCl भैया कौन सा होता है, आयोनिक होता है कि नहीं होता, आयोनिक कंपाउंड है कि नहीं, आयोनिक कंपाउंड है। और इसकी मैं बात करूँ Cl2 की तो ये क्या हो जाएगा भैया, कोवेलेंट मॉलिक्यूल होगा कि नहीं होगा, कोवेलेंट मॉलिक्यूल होगा कि नहीं होगा। इसकी मैं बात करूँ Na की तो मेटल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, मेटल होगा कि नहीं होगा, होगा बिल्कुल, ठीक है। अब इनके बीच में कौन सा फोर्स होता है,
इनके बीच में फोर्स होगा ना, मेल्टिंग पॉइंट उस पर डिपेंड करेगा कि भैया इनके बीच में कितनी मजबूती है, इनके बीच में कितनी हार्डनेस है, इनके बीच में कौन सा फोर्स लग रहा है जो इनको अटैच करके रख रहा है, इनको हार्डर बना के रख रहा है, इनको पावरफुल बना के रख रहा है। ठीक है ना, ये चीज़ें पूछा जा सकती है ना, तो ध्यान रखो NaCl है तो इसमें भैया आयोनिक कंपाउंड है तो इसमें कौन सा फोर्स रहेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रहेगा, इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रहेगा। ठीक है जी। और इसमें बात करूँ कोवलेंट मॉलिक्यूल में तो इसमें तो होता है वॉन्डरवार्ट फोर्स होता है, वॉन्डरवाल फोर्स होता है ना। साथ में मेटल है तो मेटल में तो भैया वही रहेगा, मेटालिक बॉन्ड रहेगा, मेटालिक बॉन्ड होता है इनके बीच में। ठीक है, ये वाली चीज़ें होती है, थोड़ी सी बेसिक चीज़ें जो आपको क्या करती है ना, बेसिक चीज़ें आपको ऐसे जनरल चीज़ें बता देते हैं। ये बेसिक चीज़ें मैं आपको सिखा देता हूँ आपको, ठीक है ना, बातों बातों में, पॉइंट टू पॉइंट ऐसे आपके बेसिक बेसिक है ना बहुत सारे इकट्ठे हो जाएंगे। ऐसे होते होते आपकी केमिस्ट्री अच्छी होने लगेगी, चीज़ें आपको समझ में आना लगेगी। ठीक है ना, ऐसी चीज़ें समझ में आएगी, काम आपका होता जाएगा। ठीक है जी, है ना। अब मैं बात करता हूँ भैया MP की, है ना, MP की। कभी कभी MP मध्य प्रदेश की नहीं बात कर रहा हूँ मैं, मेल्टिंग पॉइंट की बात कर रहा हूँ। ठीक है, MP की बात करता हूँ भैया मैं, तो इसमें क्या हो जाएगा, अगर आपसे दिया जाएगा D ब्लॉक, ठीक है, सिंपली याद आना, D ब्लॉक और S ब्लॉक आपको दिया जाए, ठीक है, D ब्लॉक एलिमेंट और S ब्लॉक एलिमेंट अगर आपको दिया जाए तो आप सिंपली क्या करेंगे भैया, हमेशा D ब्लॉक का ज़्यादा होता है मेल्टिंग पॉइंट। किसका ज़्यादा होता है, D ब्लॉक का ज़्यादा होता है। तो आपको दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है, एक मोटा सा आइडिया रखो कि अगर मान लीजिए D ब्लॉक आपको मिला, S ब्लॉक आपको मिला, तो आप सिंपली क्या कर देंगे, D ब्लॉक का ज़्यादा हो जाएगा मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है जी, इस तरह से करेंगे आपका काम बनेगा। ठीक है, अब कुछ एग्जाम्पल मैं लेके सिखाता हूँ आपको कैसे लिखूंगा मैं। एपी लिया मैंने, साथ में लिया मैंने कौन सा CA। तो अब आपको लग रहा होगा S ब्लॉक CA में, AP किसका है भैया, D ब्लॉक का है। तो आप मेरे से क्या कुछ पूछेंगे क्या, नहीं पूछेंगे, आप क्या लगा देंगे पट से A वाला लगा देंगे MP का आंसर। क्या इसमें कोई दिक्कत है क्या, आराम से करेंगे ना, आराम से कर देंगे इसको, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। अब आपके दिमाग में ऐसा आ रहा होगा कि भैया इसका रीजन क्या होता है, D ब्लॉक क्या होता है ज़्यादा और S ब्लॉक का कम होता है। तो मैं बताऊं, जैसे मान लीजिए AP लेता हूं मैं, ठीक है, अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन मेरे को लिख के बताओ आप। 3d6 होता है 4s2 के साथ में, ठीक है, और CA का होगा भैया 3s2 होएगा, 3p कितना होगा 6 आएगा, 4s2 हो जाएगा। तो अब आप मेरे को बता दीजिए, जो इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स है, अगर मैं बात करूँ MP में आपस में बॉन्ड बना रहे हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बनाएंगे, तो इसमें बॉन्ड बनाने में काम आएंगे केवल 4s2। मतलब ऐसे समझो कि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स काम आ रहे हैं बॉन्ड बनाने में। ठीक है, इसमें कौन सा आ रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स। अगर मैं बात करूं अंदर वालों की, तो भैया तो इनर्ट गैस वाला आ गया ना, स्ट्रॉन्ग आ गया ना, तो यहाँ से तो भैया क्या करेगा, ये बॉन्ड नहीं बनाएगा। ठीक है, रिएक्ट नहीं करेगा, रिएक्ट नहीं करेगा, तो केवल इसमें ये रिएक्ट कर रहा है। तो इसमें 2 ही कर रहे हैं, और इसमें क्या होगा, 2 तो कर ही रहा है, साथ में D भी क्या पड़ा हुआ है, इसमें क्या पड़ा हुआ है D, इसमें D भी भैया खुला पड़ा अनपेड पड़ा हुआ है। तो भैया इसमें दोनों यूज में होंगे, मतलब दोनों काम में लेंगे। तो भैया यहाँ 2 काम ले रहे हैं, ज़्यादा ले रहे हैं, तो यहाँ पे स्ट्रॉन्गनेस ज़्यादा आ जाएगी, MP ज़्यादा हो जाएगा, ही नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, ये ध्यान रखना है इसमें। ठीक है, इसमें ये वाला करेगा, इसमें दोनों करेंगे, ये वाला रीजन होता है, इसमें आपका काम बनेगा। ठीक है, अगला एग्जाम्पल मैं लेता हूँ, जैसे मैं लेता हूँ TI, ठीक है, TI में लेता हूँ और यहाँ पे लेता हूँ मैं कैल्शियम। अब मेरे को बताओ इसमें क्या हो जाएगा, बताओ क्या होगा, TI कौन सा, D ब्लॉक है, ये लगा दिया मैंने, काम हो गया। कभी कभी इसी बेस पे अगर मैं ले लेता हूँ, क्या लूँगा आपसे, ApCl2, साथ में क्या लूँगा, CaCl2। तो अब मेरे को बताइए इसका क्या हो जाएगा, तो अब आप मेरे को बताइए इसका क्या हो जाएगा। ApCl2 आ रहा है, CaCl2 आ रहा है, CaCl2 किसका, S ब्लॉक का, ये किसका, D ब्लॉक का। तो मैं फट से ये वाला लगा दूंगा, ये कंपाउंड है, कंपाउंड है ना ये। देखो यहाँ तो मेटल वगैरह की चीज़ें आ रही थी, यहाँ कंपाउंड आ गया, तो ये वाला मैंने लगा दिया। इसमें कोई दिक्कत है किसमें, कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन अगर मैं एक चीज़ आपसे सामने नीचे लिखूँ कि भैया ये तो कोवलेंट है, कोवलेंट है, और ये कौन सा है, ये आयोनिक है, ये कोवलेंट कंपाउंड है, ये आयोनिक कंपाउंड है। ये वाली चीज़ सुनने से आपके दिमाग में एक ख्याल आया होगा कि भैया आपको पता होगा कि भैया जो MP होता है ना, MP तो हमेशा कोवलेंट का कम होता है, आयनिक से। किसका होता है, आयनिक से कम होता है, मतलब आयनिक का ज़्यादा होता है। लेकिन आपने ऐसा क्यों लिखा था यहाँ पे रोंग, मैं बोल रहा हूँ भैया मैंने रोंग लिखा है। मैंने रोंग क्यों लिखा है, क्योंकि मैंने आपकी आंखें खोलनी चाहिए थी, क्योंकि आप क्या करेंगे, S ब्लॉक सोच के, D ब्लॉक सोच के इसका आंसर ऐसे लगा देंगे, ऐसे। तो ये वाला तो रोंग हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मेटल्स आ रहे थे, यहाँ पे कंपाउंड आ गया, और कंपाउंड आने के बाद में ध्यान रखना हमेशा कोवलेंट का कम होता है आयनिक से, आयनिक का मैक्स होता ही ये होता है। आयनिक कंपाउंड होता है ना, मैक्सिमम होता है उनका, कोवलेंट आयनिक कंपाउंड होता है ना, उनका मैक्सिमम होता है क्या, MP BP वगैरह सब कुछ चीज़ें। तो ध्यान रखना आयनिक हो रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए वाला आ जाएगा। ठीक है, ये समझाने की चीज़ें हैं आपको, इसलिए मैंने ऐसा लिखा। ठीक है जी, ऐसे कर लेना, ऐसे मत सोच लेना S और D ब्लॉक, यहाँ पे कंपाउंड है, मेटल का ध्यान रखा करो, ऐसा चीज़ें ध्यान रखा करो, कहाँ पे क्या यूज़ करना है। ठीक है, इस तरह से चीज़ें बनती है, आपको फंसाने की कोशिश बहुत की जाएगी, लेकिन आप फंसना नहीं चाहेंगे। ठीक है, अब एक स्टार पॉइंट लिख लो। स्टार पॉइंट क्या लिखेंगे आप, स्टार पॉइंट क्या लिखेंगे कि कभी कभी आपको दिया BP, कभी दिया आपको MP, ठीक है, MPT लिख लो, है ना। उसके बाद मैं लेता हूँ हार्डनेस,
ठीक है। कभी कभी मैं लेता हूँ एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, है ना, एटोमाइजेशन ऑफ डी ब्लॉक। लिखो, लाइन लिखनी है तो कौन कौन से, एमपी बीपी, ठीक है, एमपी बीपी हार्डनेस, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन ऑफ डी ब्लॉक, मेटल, ठीक है ना। ये सारी चीजें रहेगी ना डी ब्लॉक की। डी ब्लॉक मेटल ग्रेटर देन एस ब्लॉक, हमेशा एस ब्लॉक से ज्यादा रहेगी डी ब्लॉक, ये सारी चीजें, ठीक है ना, एस ब्लॉक मेटल, ठीक है। इसका रीजन क्या हो जाएगा, बिकॉज बी साइड, लिखो बिकॉज बी साइड एनएस इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, बिकॉज बी साइड एनएस इलेक्ट्रॉन लार्जर नंबर ऑफ n-1 डी अनपेड इलेक्ट्रॉन, अनपेड इलेक्ट्रॉन रहेंगे वो ज़्यादा बॉन्ड बनाने की कोशिश करेंगे, ये वाले n-1 डी अनपेड इलेक्ट्रॉन इन ऑल, ठीक है। ये वाला रीजन से लाइंस लिखना, सारी चीज़ क्लियर हो जाएगी आपकी, ठीक है। जैसे मैं लेता हूँ कभी कभी SC, कभी मैं लूँगा TI, कभी लूँगा V। अब इसका लिखो आप, इसका क्या लिखेंगे, 3D1 4s2, क्या लिखेंगे इसका, मैं बता रहा हूँ चीज़ें आपको, रुको। 3D1 4s2 हो जाएगा, TI का कितना हो जाएगा 3D2 4s2, ठीक है। इसका कितना हो जाएगा 3D3 4s2। अब मेरे को बताओ कहाँ पे क्या चीज़ें चल रही, ये वाली चीज़ें आएगी कि नहीं आएगी। अब मेरे को बताओ कि भैया इसका कितना, भैया इसमें बोलो 2 तो आया रहा है, 5 हो गया या 4 हो गया, यहाँ पे 3 हो गया, 3 4 5 हो गया। तो मेरे को इतना बता दीजिए आप कि भैया ऐसे TI होगा, इनमें से किसका ज़्यादा होगा, किसका कम होगा। अब आप देखिए यहाँ पे किसके इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, उस हिसाब से चीज़ें चलेगी। इस तरह से चीज़ें करेंगे तो आप आराम से कर लेंगे, कोई दिक्कत आपको मेरे ख्याल से नहीं आएगी। सिंपल बताओ, कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं होगी ना, है ना। इस तरह से चीज़ें करेंगे, काम आपका बनता जाएगा, ठीक है जी। आगे लो, स्टार पॉइंट लिखो एक, क्या लिखेंगे, एलोंग द 3D सीरीज, लिखो एलोंग द 3D सीरीज MP इंक्रीज, along the 3D series MP is increase up to middle, ठीक है ना, अप टू मिडल। मतलब जो MP होगा ना, मेल्टिंग पॉइंट हो, क्या हो जाएगा, क्या होगा, इम्प्रूव इंक्रीज होता जाएगा। कहाँ तक इंक्रीज होएगा, कहाँ तक इंक्रीज होगा भैया बताओ मेरे को, मिडल तक इंक्रीज होगा, ठीक है, मिडल तक इंक्रीज होगा। लास्ट में क्या होगा वो मैं लिखा रहा हूँ, अप टू मिडल एंड देन MP डिक्रीज, मतलब मिडिल तक इंप्रूव होगा, उसके बाद में डिक्रीज हो जाएगा, है ना। अब आपके दिमाग में एक ख्याल आ रहा होगा कि भैया आपने जो पीछे क्वेश्चन लिखाया था ना, आया ना दिमाग में, पीछे क्वेश्चन लिखाया था ना, तो उसमें आपने टिक लगाई नहीं। ये देखो टिक कहाँ लगाई मैंने आपके सामने, मैं आपका दिमाग पढ़ने की कोशिश कर रहा था, मैंने कहा आप सोचते कि नहीं सोचते हो, ठीक है ना। तो भैया मैंने ये लाइन तो लिखा दी ना आपको, अब तो लगा सकते हैं ना आप टिक। कौन सी टिक लगेगी, इधर लगेगी या इधर लगेगी, इधर लगेगी यार भाई, ठीक है। लिखा है एलोंग द 3D सीरीज MP इज इंक्रीज अप टू मिडल, ठीक है, मिडल तक बढ़ेगा, फिर उसके बाद डिक्रीज हो जाएगा। लेकिन यहाँ तक तो बढ़ ही रहा है ना, कोई दिक्कत खैर में कि नहीं, क्रोमियम तक बढ़ता है, उसके बाद में चीज़ें बदलती है ना। डाइज बिकॉज, इसका रीजन लिख लो, बिकॉज क्या होगा, बिकॉज पेयरिंग ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन, मतलब जो अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, अनपेड इलेक्ट्रॉनों को पेयरिंग भी करेंगे ना कभी कभी, तो क्या होगा, पेयरिंग ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन स्टार्ट, मतलब पेयरिंग होना स्टार्ट हो जाएगा, अनपेड इलेक्ट्रॉन कम बचेंगे, MP वगैरह क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा अपने आप ही, ठीक है। ये वाला रीजन इसका कर लेंगे, क्या सिंपल है ना। इसी के साथ में एक और लिख लो, थ्योरी का पॉइंट है, लाइन लिखो, शानदार लाइन बता रहा हूँ, क्या लिखा रहा हूँ, इन ईच, लिखो इन ईच सीरीज लास्ट, मतलब 3D 4D 5D किसी भी सीरीज की बात की जाए तो इसमें क्या होगा, इन ईच सीरीज लास्ट मेटल कौन सा हो जाएगा, लास्ट मेटल हो जाएगा भैया Zn हो गया, CD हो गया, Hg हो गया, ठीक है ना। Zn CD Hg आता है ना, तो ध्यान रखो, इन ईच सीरीज लास्ट मेटल Zn CD Hg वगैरह कुछ ले, ये क्या रहेगा, हेज लो, क्या रहेगा इनका, कम रहेगा, हेज लो MP एंड मिनिमम एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, बिकॉज ऑल डी इलेक्ट्रॉन आर पेयर्ड। अब आपको पता होगा लास्ट का जाते जाते तो सारे जो इलेक्ट्रॉन्स है वो पेयर्ड हो जाते हैं, और मिनिमम रहेगा उनका MP वगैरह
ठीक है ना, एटोमाइजेशन वगैरह सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, क्योंकि पेड हो जाएंगे, अनपेड इलेक्ट्रॉन बचेंगे ही नहीं, तो ये चीज़ें सारी चीज़ें क्या होगी, हैपन नहीं होगी। ठीक है, इस तरह से करो, कोई दिक्कत नहीं। अब 3D सीरीज़ की मैं बात करता हूँ, SC TI VCR MN फैकोनी COZN, इस तरह से चीज़ें चलेगी। अगर मैं बात करूँ भैया यहाँ तक, तो क्या हो जाएगा, यहाँ तक इन चारों का क्या होगा, इनका क्या हो जाएगा भैया, इनमें क्या होता है, अनपेड इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, बढ़ते जाते हैं। ठीक है जी, इसमें क्या होगा, MP की बात करो आप तो MP बढ़ेगा। ठीक है, इसकी तो बात ही मत करो, तो अजीब सा काम करता है। ठीक है, और इसके बाद में मैं इधर साइड ही जाऊँगा, साइज़ की बात नहीं कर रहा हूँ, इधर जाएंगे तो MP क्या हो जाएगा आपका, MP क्या हो जाएगा, घटेगा। ठीक है, ये वाला करो, काम आपका बनेगा। ठीक है, एक क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन क्या लिखेंगे अपन, विच ग्रुप हैज लो MPT। ठीक है ना, कौन सा ग्रुप है जो लो MP रखता है। फर्स्ट की मैं बात करूंगा, फर्स्ट बी, उसके बाद में मैं किसकी बात करूंगा, सेकंड नंबर पे मैं बात करूंगा थर्ड बी की। ठीक है, थर्ड बी की, थर्ड नंबर पे मैं बात करूंगा किसकी, बोलो मेरे से, बताओ ना। मैं बात करूंगा सेकंड बी की, उसके बाद फोर्थ नंबर पे बात करूंगा सेकंड ए की। अब मेरे को बताओ कौन सा मेल्टिंग पॉइंट किसका कम होगा। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा फर्स्ट बी सेकंड बी, तो भैया फर्स्ट बी और थर्ड बी। ठीक है ना, तो आपको पता होगा थर्ड बी तो फर्स्ट सीरीज आती है डी की। ठीक है, आपको डी में पता होगा ना, किसमें पता होगा आपको, डी ब्लॉक में ऐसे ऐसे चलती ना सारी, तो लास्ट में क्या होता है, फर्स्ट बी सेकंड बी, देख रहे हैं पीरियोडिक टेबल में, सेकंड बी, फिर यहाँ पे SCTI शुरू होता है ना, SCU आता है थर्ड बी से, तो ये तो थर्ड बी हो गया, इसका तो कम नहीं होगा। लास्ट वाले की मैंने बताया था ना, मतलब सेकंड बी का कम होगा, तो ये वाला आंसर हो जाएगा इसमें, मतलब ZNCD HJ का कम होगा ना। ध्यान रखना इसमें कि बच्चे क्या करते हैं ना, फर्स्ट बी सेकंड बी ऐसे शुरू कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं, इसमें उल्टा होता है, लास्ट में जाएगा फर्स्ट बी, मतलब 29 वाला नंबर होता है ना कॉपर वगैरह, उसका होता है फर्स्ट ए, सॉरी उसका होता है फर्स्ट बी, उसके बाद सेकंड बी, उसके बाद लास्ट में शुरू में आता है। ठीक है, इस तरह से चीज़ें चलेगी यार। एक अगला क्वेश्चन और लिख लो यार, इंपॉर्टेंट सा लिखो, क्या लिखेंगे, विच ग्रुप हैज लो MP, कौन सा ग्रुप है लो MP रखेगा। फर्स्ट लिखो फर्स्ट ए, सेकंड में लिखो फर्स्ट बी, इसमें लिखो सेवंथ ए, और लास्ट में लिखो क्या, जीरो ग्रुप। अब बताओ इसमें कौन सा क्या रहेगा, MP किसकी कम रहेगी। तो आपको दिमाग में आ रहा होगा, कौन सा भी नहीं आ रहा, फर्स्ट भी मत सोना, सेकंड भी की बात हो रही थी, सारी चीज़ें चल रही है, लेकिन इसमें क्या हो जाएगा, जीरो ग्रुप रहेगा। क्योंकि यार भैया आपको पता होगा इनर्ट गैस वगैरह होती है, जिसमें पेड इलेक्ट्रॉन सारे होते हैं। ठीक है ना, किसी से रिएक्ट ही नहीं करते हैं, सारी चीज़ें रहेगी, तो MP वगैरह भी इसका क्या हो जाता है, डाउन हो जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला आंसर हो जाएगा, सिंपली है ना, ये लगा देना, काम आपका बनेगा, कोई दिक्कत मेरे ख्याल से नहीं आएगी। ठीक है जी, कभी कभी जैसे मान लीजिए कुछ एग्जाम्पल मैं लिखा देता हूँ, क्या लिखूँगा, F2 Cr2 Br2, ऐसी चीज़ें आएगी कभी कभी यार, I2। तो भैया नीचे जाएंगे, नीचे जाने में क्या मास बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, मास बढ़ने के साथ क्या ऑन वाला फोर्स बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, साथ में MP क्या करेगा, बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, MP बढ़ेगा। ठीक है, ऑन वाला फोर्स बढ़ेगा, मास बढ़ेगा, मास बढ़ने के साथ साथ क्या MP बढ़ेगा। कभी कभी अगर मैं लेता हूँ हीलियम, नियोन, आर्गोन, क्रिप्टोन, जिनोन, इस तरह से लूँगा, तो नीचे जाने पर क्या हो जाएगा, मास बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, ऑन वाला फोर्स बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, साथ में MP भी क्या बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। सिंपल चीज़ें चलेगी यार। लेकिन अगर मैं ले लेता हूँ लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजमियम, ये वाले लेता हूँ मैं, तो यहाँ पे तो भैया नॉन मेटल्स वगैरह की बात चल रही थी, इनर्ट गैस की बात चल रही थी, लेकिन ये तो हो गए मेटल्स वगैरह। ठीक है ना, मेटल्स वगैरह कुछ हो गए, तो मेरे को इतना बताओ भैया, ये वाला जाएगा नीचे, नीचे जाने पर क्या होती है, साइज बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, साइज बढ़ेगी। इसमें मेटालिक बॉन्ड भी क्या हो जाएगा, मेटालिक बॉन्ड नीचे जाने पे घटेगा कि नहीं घटेगा, घटेगा। जब मेटालिक बॉन्ड घटेगा तो भैया MP भी घटेगा कि नहीं घटेगा, क्योंकि मेटालिक बॉन्ड छोटा वीक हो जाएगा। ठीक है ना, BD क्या हो जाएगी, BD भी वीक हो जाएगी, तो भैया MP क्या हो जाएगा, MP भी क्या हो जाएगा, घटेगा कि नहीं घटेगा, है ना। इस पे अलग रीजन चलता है, यहाँ पे बढ़ रहा था, यहाँ पे घट गया, तो आप है ना सारों चीज़ों को मिला मत देना कि MP भैया नीचे जाने पे बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा, ऐसा बढ़ता नहीं है नीचे जाने पे। सिंपली बोलो, यहाँ पे बढ़ेगा केवल। ठीक है, यहाँ पे बढ़ेगा, हमेशा नहीं बढ़ेगा, ध्यान रखना। पीछे वाले में बढ़ रहा है, यहाँ पे मेटल्स वगैरह आ गए तो बढ़ गया, तो सबका अलग अलग मैंने बता दिया आप लोगों को। ध्यान रखना थोड़े दिमाग में ये चीज़ें, जो आपको दिमाग में एकदम अट्रैक्टिव करके रखती है, आपको रिएक्टिव रखती है चीज़ों के लिए ना, कैसे रिएक्ट करना है चीज़ों के लिए। तो इस तरह से बनाओ, काम आपका बनेगा यार, कोई दिक्कत वाली मेरे ख्याल से बातें नहीं होगी। अब अगला हेडिंग डालेंगे, बहुत बेहतरीन, आज की क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं मानता हूँ इसको, कौन सा, क्योंकि भैया जो DF ब्लॉक है ना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ से शुरू होती है। कौन से शुरू होगी, लिखो, ऑक्सीडेशन स्टेट, इंपॉर्टेंट पॉइंट है यार। पॉइंट क्या, टॉपिक है, पॉइंट थोड़ी है। ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करेंगे। अब बताओ भैया DF ब्लॉक क्या होता है ना,
डी ब्लॉक बात कर रहे हैं अपन। डी ब्लॉक के जो एलिमेंट होते हैं ना वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट रखते हैं। आपको पता होगा वेरिएबल चलती है कैसे चलती है, +2 भी आएगा, +3 +4 +5, ठीक है ना। एक ही एलिमेंट जाने कितनी करता है 100, है ना, बहुत गलतीबाजी करता है। लिखो डी ब्लॉक मेटल, क्या लिखेंगे, डी ब्लॉक मेटल 100 वेरिएबल ओएस, ठीक है ना, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, ओएस लिख लो ना, है ना। अब इसका रीजन लिखेंगे अपन, ड्यू टू क्या रीजन है इसका, ड्यू टू भैया एनर्जी डिफरेंट बिटवीन NS एंड N-1D, ठीक है ना। इनका जो एनर्जी डिफरेंस है ना NS और NS इलेक्ट्रॉन्स और N-1D इलेक्ट्रॉन का एज क्या होता है भैया, स्मॉल, बहुत कम होता है, ठीक है ना। इस कारण से सारी चीज़ें चलती रहती है। और साथ में क्या होता है, इनके जो कोर होते हैं ना वो अनस्टेबल होते हैं, अनस्टेबल कोर, ठीक है ना, अनस्टेबल कोर होते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट तो ये होता है, कोर फोर तो छोड़ो, ये कोर वोर तो ऐसी बातें चलती रहती है। आप तो बोलो इनकी जो एनर्जी होती है ना वो क्या होती है, स्मॉल होती है, पास होता है, ज़्यादा एनर्जी डिफरेंस इनके बीच में नहीं होता है। इस कारण से वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर देता है, मतलब +2 से +3 चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, चला जाएगा। अपने क्या दिक्कत है, जाता रहेगा जहाँ जाए जो, ठीक है। इस तरह से चलेगी चीज़ें तो काम आपका बनता रहेगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैं कुछ एग्जाम्पल लेता हूँ आपके सामने, ठीक है। एग्जाम्पल क्या लूँगा, जैसे मैंने लिया Fe+2, कभी मैंने लिया Fe+3, अब आपको पता लगा +2 मतलब 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, +3 मतलब 3 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। तो आप मेरे को इतना बता दीजिए इनमें से कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, स्टेबल होगी। बताओ मेरे को कौन सी स्टेबल होगी कि नहीं होगी। तो आप सबसे पहले स्टेबिलिटी कैसे निकालते हैं, इनका अपन क्या देखेंगे, कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे। तो अगर मान लीजिए हाफ फील्ड आ रहा है, फुल फील्ड आ रहा है, ठीक है ना, तो वहाँ पे स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, सिंपल इतना ही होता है ना। तो बोलो Fe+2 है, Fe+3 है, तो Fe+2 की मैं बात करूँगा तो यहाँ पे चलेगा भैया 3D6 होता है ना, 3D6 ये होगा। Fe+3 की मैं बात करूँ तो यहाँ पे हो जाएगा 3D5। अब मेरे को इतना बताओ कि भैया 3D5 आ रहा हाफ फील्ड है, तो भैया स्टेबल होगा कि नहीं होगा, तो ये वाला हो जाएगा, ठीक है। स्टेबिलिटी निकालने के लिए अपन को किसकी जरूरत पड़ रही है, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन की। ये +2 +3 की नहीं पड़ रही है, ऐसा नहीं कि +3 आ रहा है वो स्टेबल होगा, +3 तो ऐसा है भैया 3 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, यहाँ पे 2 निकल रहे हैं, तो 3 निकलने के बाद ये वाला बचा, 2 निकलने के बाद ये वाला बचा, तो अपन ने क्या देखा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखा, देखने के बाद अपन ने आइडिया लगा कि हाँ भैया ये वाला स्टेबल है, तो इसको ये वाली जो स्टेबल है तो ये वाले ऑक्सीडेशन स्टेट भी स्टेबल होगी। इस तरह से करो, ठीक है जी। इसी बेस में अगर मैं मान लीजिए कभी कभी इस तरह से ले लूँ Mn+2, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ Mn+3, तो बताओ यहाँ पे +3 स्टेबल था, यहाँ पे क्या +3 स्टेबल होगा क्या, नहीं, ऐसा नहीं लगा सकते अपन, ठीक है। अपन क्या देखेंगे, इनका कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे। मैग्नीज का 25 होता है, 25 होने के बाद 2 निकल जाएंगे, तो कितना बचेगा, 3D5 बचेगा ये, ठीक है जी। और यहाँ पे क्या बचेगा, 3D4 बचेगा, क्योंकि यहाँ पे 3 निकला। अब बताओ मेरे को कौन सा स्टेबल है, 3D5 या 3D4, आप बोलेंगे 3D5 स्टेबल है, तो भैया इसका जो आंसर होगा ना वो आंसर भी इस तरह से लगेगा। तो देखो यहाँ पे +3 था, यहाँ पे +2 हो गया, ठीक है जी। इसका क्या रीजन है, +2 या +3 होना स्टेबिलिटी का बिल्कुल साइन नहीं है। साइन कौन सा है, अपन ने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाला, इसको देख के ये वाला साइन बन रहा है। किसके लिए साइन बन रहा है, बोलो किसके लिए साइन बन रहा है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालने के लिए अपन को +2 +3 देखना पड़ रहा है। ऐसा नहीं कि +3 लगा के अपन लगा देंगे, नहीं ऐसा नहीं लगा सकते, ठीक है। ये वाला आंसर बनेगा। कोई दिक्कत है किसमें, कोई दिक्कत नहीं होगा। इस तरह से भैया आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट वगैरह बनती है। ऑक्सीडेशन स्टेट तो आपको जानते ही हो ना, +2 +3 +4 ऐसी चीज़ें चलती है, लेकिन आपको स्टेबिलिटी आना चाहिए। स्टेबिलिटी कैसे निकालते हैं अपन को, ये वाला मेरा मेन मुद्दा था करने का, ठीक है। इस वाले मुद्दे से आप भटकेंगे ना तो दिमाग आपका ख़राब हो जाएगा, साथ में मेरा भी ख़राब हो जाएगा। चलो कुछ कन्फ्यूज कर क्या जाए आपको, Cu+2 ले लूँ मैं, Cu+2 ले लिया मैंने, Cu+1 लिया मैंने, Cu+2 लिया। अब बताओ अब कौन सा क्या होगा इसमें, मेरे को बताओ कि अगर Cu+1 ले रहा हूँ मैं तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा भैया, 3D10 हो जाएगा। इसका कितना हो जाएगा, 3D9। मेरे को डायरेक्ट याद है, आपको भी डायरेक्ट याद करना पड़ेगा, नहीं तो फिर निकाल लेना 1s2 2s2 p(s2) जो भी चलता है, मेरे को याद नहीं है, भूल गया मैं। 3D10 हो गया, 3D9 हो गया, ठीक है जी। इनका चल रहा है। अब मेरे को बताओ इनमें से स्टेबल कौन सा है, इनमें से स्टेबल कौन सा है, आप बताओ मेरे को। कन्फ्यूज तो करूँगा मैं आपको, और स्टेबल लिख देना, स्टार है बेटा। तो ध्यान रखना, जो भी आपके दिमाग में आंसर आ रहा हो ना उसका उल्टा लगा देना, वरना गलत हो जाएगा मामला। अब आपके दिमाग में क्या आ रहा होगा, सिंपली 3D10 ज़्यादा स्टेबल है, लेकिन उल्टा लगाना है आपको, आंसर उल्टा लगाना है, ये वाला आंसर होगा। इसका एक्सेप्शन लिख देना, इसको एक्सेप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन आपको पता देगा, क्योंकि जो चीज़ मैंने पढ़ाई ना इसको रॉन्ग कर देगी। अब इसके पीछे रीजन है बहुत सारे, ठीक है, बहुत सारे रीजन है। क्या मैं रीजन पढ़ाऊँ आपको, रीजन पढ़ा के मैं आपको आधा घंटा खराब करूँ मैं आपको, ठीक है। इसके आधा घंटा खराब करूँ कि मैं आपको इसके रीजन पढ़ा के, इससे बढ़िया था ना। आप बिल्कुल ध्यान रखो, CU+2 में से भैया वो उसका राइट होगा, काम हो गया अपना,
काम निकालना सीखो यार। ज़्यादा पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होता है। सेलेक्टेड पढ़ो, सेलेक्टेड क्वालिटी की चीज़ें पढ़ो तब सिलेक्शन होता है। ज़्यादा पढ़ने के लिए तो बहुत सारी किताबें पढ़ी हुई है। बता दो 10-20 नाम बता दो आपको, मैं बता दो किताबों का नाम, उन किताबों को पढ़ो, पढ़ते रहना 3-4 साल तक, 5 साल तक भी ख़त्म नहीं होगी, ठीक है ना। इसलिए सेलेक्टेड चीज़ें पढ़ो, इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ो, उनसे सिलेक्शन होता है। सब कुछ पढ़ते रहने से कुछ का मतलब नहीं होता इन चीज़ों से, ठीक है ना। पढ़ने के लिए बहुत सारा होता है। अपन को कंपटीशन निकालना है, नीट निकालना है, तो आपको उन चीज़ों पर ध्यान देना है जो नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन लिखा है मैंने, अब इसका रीजन लिखाऊंगा ना मैं, ठीक है ना। रीजन छोटा सा लिखा दूंगा, कोई नहीं, इसको समझाने लगूंगा ना ऐसे 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 वो स्टेट निकालूंगा ना, तो कोई दिक्कत नहीं, मेरी तो कोई दिक्कत नहीं भाई, मैं तो सीख के आया हूँ, सब कुछ सीख चुका हूँ मैं तो, ठीक है ना। सीख के तो आपको पढ़ाता हूँ ना, तो मेरे दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन आपकी दिक्कत हो जाएगी, ऐसी चीज़ें मैं आपको बिल्कुल ओपन बोल रहा हूँ, ठीक है। ऐसे कोई टीचर नहीं बोलेगा, मैं बोल रहा हूँ कि भैया ऐसी चीज़ों से दूर रहो, ठीक है। काम की चीज़ पढ़ो, अपना काम हो जाएगा, ठीक है जी। मैं टीचर नहीं हूँ ना भैया टाइप से हूँ, मैं आपका इसलिए बता रहा हूँ चीज़ें, बाद में नहीं बताऊँगा मैं। तो अब एक क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन क्या लिखेंगे देखो, लिखो इन विच फेयर लोअर ओएस मोर स्टेबल। अब आपको देखना है कहाँ पे लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट मोर स्टेबल होगी। देखो यहाँ पे मैक्स थी यहाँ पे लोअर थी ना एमएन की, यहाँ पे बात करो, यहाँ पे वापस मैक्स आएगी, तो आपको देखना है कि लोअर स्टेबल कहाँ पे रहेगी ऑक्सीडेशन स्टेट। फर्स्ट की बात करूँ Cu+2 Cu+1, बताओ Cu+2 Cu+1 हो गया, ठीक है। सेकेंड नंबर की बात करूँ Chromium+2 Chromium+3। थर्ड नंबर की बात करूँ Fe+2 Fe+3। फोर्थ नंबर की बात करूँ Tl+1 Tl+3। अब बताओ मेरे को किसकी क्या होगी, क्या Cu+1 में भैया देखो यहाँ पे कहाँ लिखा है मैंने Cu+2 लिख रहा है, ये वाला हो नहीं सकता ना भैया, ये वाला रॉन्ग है, इसमें भी ये वाला रॉन्ग है, Fe+3 होता है, रॉन्ग होता है, तो ये वाला आंसर लगा दो, ये ना, ये वाला। ऐसा क्यों, देखिए भैया TL है। अब यहाँ पे भैया ध्यान रख लेना, मैंने क्या बताई थी आपको, इनर्ट पेयर इफेक्ट होता है, एक इनर्ट पेयर इफेक्ट वहाँ पे क्या होता है, नीचे जाएंगे अपन तो लास्ट वाला जो एलिमेंट रहेगा उसकी जो लोअर ओएस होगी ना वो ज़्यादा स्टेबल हो जाएगी। तो यहाँ पे देख लो किसमें बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थेली हमारा है, देखो +1 होगी नहीं होनी, तो यहाँ पे क्या रीजन हो जाएगा इसका, लिखो इनर्ट पेयर इफेक्ट। सारी चीज़ें दिमाग में रखो तब क्वेश्चन बनेंगे, नहीं तो यहाँ से उल्टा सीधा हो जाएगा, ठीक है। अब अगला लिखो, अगला क्या लिखेंगे अगला, एलोंग लाइन लिखो, एलोंग द पीरियड, ठीक है ना, एलोंग द 3D पीरियड, क्या एलोंग द 3D सीरीज मैक्स ओएस। सारी सीरीज की लिखा दूंगा मैं आपको, है ना, किसकी क्या हो जाएगी, एलोंग द 3D सीरीज मैक्स ओएस इंक्रीज अप टू मिडल, मतलब MN तक। क्या बोल रहा है कि भैया 3D सीरीज की अगर मैं लूँगा तो उसमें क्या हो जाएगा, मिडल तक जो ऑक्सीडेशन स्टेट होते हैं ना मैक्स बढ़ती जाएगी, फिर उसके बाद में वहाँ से कम होती जाएगी। पहले क्या होगा, ऐसा ग्राफ आएगा, ऐसे बढ़ा, उसके बाद फिर छोटा होता जाएगा, ऐसे ग्राफ बनता जाएगा, मतलब पहले बढ़ा फिर घट गया। ये लाइन लिख रहा हूँ, एलोंग द 3D सीरीज मैक्स ओएस इंक्रीज अप टू मिडल MN है ना, एंड देन डिक्रीज, ये डिक्रीज, इंक्रीज कहाँ था, इंक्रीज है, ये डिक्रीज बिकॉज रीजन वही बताया था, पेयरिंग ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन का, अनपेड इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, स्टार्ट लिख लो, ये वाला रीजन हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले वही लिखेंगे, क्या लिखेंगे, SC TI V CR MN फेको नी CUZN, ये वाला हो गया जी। अब इसके ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करेंगे तो सबसे मैक्सिमम किसकी होगी, आपको पता होगा ये MN की +7 तक जाती है, ठीक है, +7 तक जाती है। और फर्स्ट की मैं बात करूँ SC की, तो SC की कितनी हो जाएगी भैया, ये ध्यान रखना, SC की +2 +3 इतनी होगी, इसकी कितनी होगी +2 +3 +4 तक जाएगी, इसकी कितनी होगी +2 +3 लास्ट में जाते जाते +5 तक हो जाएगी इसकी भैया +2 +3 लास्ट में जाते जाते कितनी हो जाएगी, +6 तक हो जाएगी, +7 आ गया, ठीक है जी, +7 आ गया, इतना हो गया ना। होने के बाद भैया AP लिया मैंने, AP की कितनी हो जाएगी +2 +3, फिर ऐसे जाते जाते यहाँ +7 आ रहा है तो एक कम हो जाएगा, एक कम +6 तक जाएगी, ये कहाँ तक जाएगी, +2 से नीचे जाएंगे तो +5 तक जाएगी, फिर ये +2 से कहाँ तक जाएगी, +4 तक जाएगी, ये वाली भैया +2 से कहाँ तक जाएगी, +4 तक जाएगी, ठीक है ना। अब इन दोनों की दिक्कत हो जाएगी भैया, इसमें +1 और +2 करेगा, और ZN कितना हो जाएगा, +2 बनाएगा ओनली,
+1 भी नहीं बनाएगा, इनका ध्यान रखना इंपॉर्टेंट। अब एक चीज़ आपको लाइन आपने कहीं कहीं पढ़ी होगी, एक लाइन क्या पढ़ी होगी कि भैया जो क्या होता है ना डी ब्लॉक में क्या होता है, जो डी ब्लॉक की जो सीरीज होती है ना उसमें क्या होता है फर्स्ट एलिमेंट और लास्ट एलिमेंट क्या होता है, फर्स्ट एलिमेंट और लास्ट एलिमेंट दोनों एलिमेंट होते हैं ना, ये दोनों एलिमेंट क्या होते हैं, ये कभी भी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करती है, हमेशा नहीं करती ना। देखो जेडन ने नहीं किया, लेकिन इसने कैसे किया, तो भैया इसने भी नहीं किया, इसने भी, तो भैया इसने भी नहीं किया, ये मैंने लिखा है आपको क्योंकि दिखाने के लिए, आपको आपका जो हाईलाइट करने के लिए। तो हमेशा ध्यान रखना +2 कभी भी शो नहीं करेगा, ये क्या करेगा +3 करेगा, केवल सिंगल, ये भी सिंगल करेगा। तो जो आपकी लाइन है जो आपको याद थी, आपके दिमाग में कचरा चलने लगा होगा कि भैया ने तो गलत लिखा दिया, मजा आ गया, क्या लगा होगा ना आपको, भैया ने गलत दिखा दिया मजा आ गया, बोलेंगे भैया आपने गलत पढ़ा दिया। ये चीज़ बोलने वाले थे ना आप मेरे से, लेकिन आपको मैं चांस कभी नहीं दूंगा बेटा, बिल्कुल। अगर ऐसी छोटी मोटी चीज़ें गलत होती ना तो फिर तो हो गया काम मेरा। कभी कभी हो सकता है मैं लिख दूँ रोंग, ठीक है ना, गलत लिख दूँ मैं, ठीक है ना, वो बात अलग हो जाती है, लेकिन गलत पढ़ा के चला जाऊँ ऐसा कभी नहीं होगा, ठीक है। कभी कभी यार जैसे मान लीजिए यहाँ पे +7 या +6 हो गया, कभी कभी लिख दिया +5 लिख दिया, लेकिन बोल तो सही रहा हूँ मैं, कभी बोलने लिखने में हो जाती दिक्कत, लेकिन ऐसे कभी दिक्कत नहीं होगी, ये इंपॉर्टेंट है। हमेशा क्या ध्यान रखना कि वो लाइन लिखा दूँ मैं कि इन ईच सीरीज फर्स्ट एंड लास्ट मेटल, लिखो फर्स्ट एंड लास्ट मेटल डोंट शो वेरिएबल ओएस, फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट वो वेरिएबल ओएस शो नहीं करेगा। कैसे, देखो जेडन का +2 इसका +3 रहेगा, +2 नहीं रहेगा, सिंपल ही है ना। इस तरह से चीज़ें करो, काम आपका बनेगा यार, कोई दिक्कत नहीं, भगवान पे आस्था रखो थोड़ी सी, ठीक है। ओ मर गया, ऐसा दर्द होता है थोड़ा सा हिलने डुलने के बाद ही। ओ SC +3, इसके नीचे का ले लूँगा +3, SCY LA +3, SC +3 हो गया। कभी मैं लूँगा क्या ZN +2, CD +2, HG +2, ठीक है जी। ये एक ही ग्रुप है, ये भी एक ही ग्रुप है, जैसे तुम्हारे ग्रुप होता है इनका भी ग्रुप बन गया। क्या इसमें कोई दिक्कत, इसने +3, 89 ने +3 करा, ZN ने +3 करा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब एक दिमाग आपका मैं खराब कर देता हूँ, लिखो विच ट्रांजेक्शन, क्वेश्चन लिखो ना, विच ट्रांजिशन मेटल, एक क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन है विच ट्रांजिशन मेटल डज नॉट शो वेरिएबल ओएस। ओ वेरिएबल ओएस अभी तो लिखा ही है ना मैंने, फर्स्ट और लास्ट कौन सा नहीं करेगा, फर्स्ट और लास्ट नहीं करेगा, ठीक है जी। फर्स्ट लिखो SC, सेकेंड TI, थर्ड कौन सा CU, ठीक है ना। अब फोर्थ बताओ आपका क्या लिख सकता हूँ मैं आपको, फर्स्ट SC लिखिए आपको करेगा ही नहीं, फोर्थ भी आंसर कुछ अलग होगा, लेकिन मैं आपका दिमाग खराब करने के लिए क्या लिखूंगा ZN। अब बताओ एक क्या आंसर लगाना है आपको, यहाँ इसमें से क्या लगाना है, देखो SC भी है क्या ZN भी है क्या, अब इनमें से एक क्या आंसर लगाना पड़ेगा आपको, एक कौन सा आंसर लगाएंगे आप मेरे को बताओ, बताओ कौन सा आंसर लगाएंगे आप। दिमाग खराब हो गया ना भैया, आपने तो बोला था कि भैया देखो सेम सेम आप पागल बनाते होगे, मैं बोल रहा हूँ भैया मैं पागल नहीं बनाता, आप खुद पागल बन रहे हो। क्यों बन रहा हूँ, मैंने क्या बोली, मैंने क्या लाइन लिखी, ट्रांजिशन एलिमेंट। अब तो हिंट मिला होगा आपको, क्यों बताओ ना, ट्रांजिशन एलिमेंट आ गया तो भैया बताओ कि लास्ट जो ग्रुप है अपना ZNCD वाला ट्रांजिशन एलिमेंट में आता है क्या, नहीं आता है ना। मैंने ऐसे नहीं बोला कि डी ब्लॉक, अगर डी ब्लॉक होता ना तो भैया दोनों आंसर बन जाते। मैंने क्या बोला, ट्रांजिशन एलिमेंट। ऐसा क्वेश्चन आते बच्चे क्या कहते, भैया ये तो बोनस होगा, ये तो बोनस होगा अंक, ठीक है 4 नंबर मिलेंगे फ्री के। आप क्वेश्चन नहीं करेंगे, गलत करके आएंगे, आपको 4 नहीं 5 मिल रहे होंगे, वो भी माइनस के, प्लस के नहीं माइनस के मिल रहे होंगे। ऐसे बोनस के चक्कर में मत रहना, दिमाग लगाना। ट्रांजिशन एलिमेंट बोला इसलिए मैं बोलता हूँ क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। ट्रांजिशन एलिमेंट आ गया, ट्रांजिशन एलिमेंट आ गया तो भैया ध्यान रखो ZN कभी नहीं होगा, CSC इसका आंसर होगा। अगर मैं डी बोलता ना डी ब्लॉक तो दोनों हो जाते, लेकिन मैं ट्रांजिशन एलिमेंट बोल दिया, ट्रांजिशन एलिमेंट में ZNCD कभी आता ही नहीं, ये वाला आएगा, ये वाला काम आपका बनेगा। ऐसे ध्यान रखा करो एक एक पॉइंट पे, पॉइंट से काम होती है, ठीक है जी। अब आपको पता होगा मैक्स OS किसकी होती है, मैक्स OS अगर 3D सीरीज की मैं बात करूं तो मैक्स OS होती है MN की, मैग्नीज की कितनी होती है +7, देखा होगा ना आप लोगों ने +7 होता है, ठीक है जी। अगर मैं बात करूं किसकी 4D सीरीज की, तो 4D सीरीज में आता है भैया RV करके कुछ होता है, इसकी कितनी होती है भैया, इसकी कितनी होती है बताओ। 5D की सीरीज की मैं बात करूँ इसमें आता है OS, इसकी कितनी होती है भैया, इन दोनों की होती है +8,
ध्यान रखना Mn की +7 होती है, और 4D और 5D सीरीज की मैं बात करूं तो इसकी +8 तक भी चली जा सकती है। ठीक है जी। अगर मान लीजिए मैं कुछ एग्जांपल देता हूं आप लोगों को, इनकी आपको क्या दिखानी है, OS दिखानी है मेरे को। MnO हो गया, MnO2 हो गया। अब इनकी मैं नहीं लिखूंगा बिल्कुल भी, ठीक है ना, मैं कुछ नहीं लिखूंगा, आपको बताना है। बताओ इनका ऑक्सीडेशन स्टेट बताइए मेरे को। Mn हो गया, Mn की निकालनी है, O हो गया -2, तो इसका कितना हो जाएगा, +2 हो जाएगा। मेरे को थोड़ी बतानी थी यार, बता देता हूँ चलो। इसका +4 होगा कि नहीं, ऑक्सीजन 2 2 4, 4 इधर चला जाएगा। यहाँ पे देखो Mn2 आ गया, मतलब 2x लिख देंगे, O आ गया, 7 आ गया, 14 हो गया, 2x से x की वैल्यू निकालेंगे तो 2 बटा में चला जाएगा, 14/2 कितना हो गया, 7 +4 हो गया। इस तरह से लिख लो यार, क्या दिक्कत है। ठीक है, कोई दिक्कत है किसमें, कोई दिक्कत नहीं, आराम से काम हुआ कि नहीं। सिंपल सिंपल चीज़ें हैं यार, आपने पढ़ ही लिया होगा ना उधर से, रेडॉक्स वगैरह। नहीं पढ़ा तो अपन पढ़ाएंगे, शानदार तरीके से मज़ा आ जाएगा। लेकिन आज मेरा हाथ काम नहीं कर रहा है, पूरी बॉडी काम नहीं कर रही है ना, इसलिए थोड़ी सी दिक्कत आपको हो रही होगी। दिक्कत तो क्या, मैं अच्छे से बोल रहा हूँ, दिक्कत तो क्या हो रही होगी आपको, कुछ ही नहीं हो रही होगी यार। ऐसी बात नहीं है, दिक्कत मैं नहीं दूंगा आप लोगों को, ठीक है। बस सिंपल थोड़ा सा यार ध्यान रखो, है ना, भाई हूँ ना आपका, छोटा बड़ा जो भी, ठीक है। इतना करो यार, काम आपका हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो अब आपको मैं थोड़ा सा स्टार पॉइंट लेकर आ जाता हूँ। स्टार क्या लिखाऊंगा, कभी मैं भी आपको मिले NF7, कभी कभी आपको मिले MnO3F, ठीक है जी, कभी कभी आपको मिले NNO3, ये वाले कुछ कंपाउंड आपको मिले, तो ध्यान रखना भैया, Mn के साथ में F7 कभी भी नहीं बनेगा। लेकिन Mn के साथ में अगर आपको मिल जाए कैसा, ऑक्सीजन भी आ रहा है साथ में, ऑक्सीजन और F भी आ रहा है, तो ये वाले कंपाउंड बना लेंगे। ठीक है, इनको थोड़ा सा ध्यान रख लेना यार, ये वाली चीज़ें है, इसका काम कर लेना। ठीक है, तो मैंने बेसिक लिखाया था, सबसे इंपॉर्टेंट तो मैं बता रहा हूँ ना, वाला इंपॉर्टेंट वाला। कभी कभी आपको ऐसे मिलेगा CrO5, ठीक है, CrO5 होगा, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट आपको बतानी है। इसका क्या बताएंगे, Cr है भैया, Cr का x लगा दिया मैंने, x के साथ में कितना, O का -2 -10, इसमें क्या बुरा था भाई, ये लो, x कितना हो गया, 10 हो गया। ऐसा क्या, इसमें क्या दिक्कत है क्या। लेकिन यार ध्यान रखना, ये वाली रोंग है, जो आपकी गाथा है, आपकी प्रेम कथा है, जो भी है ना, ये रोंग है। NCERT में देख लेना इसको, NCERT में इसकी स्ट्रक्चर भी मिलेगी आपको। स्ट्रक्चर कैसी मिलेगी मैं बताता हूँ, इस तरह से मिलेगी। क्रोमियम आ गया, ऑक्सीजन यहाँ जुड़ा रहेगा माइनस के फॉर्म में, एक ऑक्सीजन यहाँ जुड़ा रहेगा, एक ऑक्सीजन यहाँ का जुड़ा रहेगा, एक ऑक्सीजन यहाँ जुड़ा रहेगा, ठीक है, ये वाला। ठीक है जी, 4 हो गए, 5, एक ऑक्सीजन यहाँ पे जुड़ेगा। ठीक है, अब इसकी स्ट्रक्चर का नाम मैं अगर बता दूँ आप लोगों को, तो इसकी स्ट्रक्चर का नाम होता है भैया बटरफ्लाई। लड़कीज वगैरह लगाती है ना बटरफ्लाई, वो ऊपर ऐसे ऐसे बक्कल ऐसे खोल के टिक टिक बालों में लगाती है ना लड़कियाँ वगैरह, लड़के भी लगा लेते हैं कोई कोई से, बाकी तो नहीं लगाते, मैं तो नहीं लगाता। बटरफ्लाई है, तो बटरफ्लाई वाली इसकी क्या होगी, स्ट्रक्चर होगी, ये वाली स्ट्रक्चर होती है ना, इस कारण से बीच का 10 नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे क्या होते हैं चीज़ें प्रोक्सी हो जाती है, मतलब 2 ऑक्सीजन जुड़े हुए हैं ना, तो प्रोक्सी चीज़ें चल जाती है। तो प्रोक्सी वगैरह आती है तो वहाँ पे भी उनकी लिंक वगैरह हो जाती है, कुछ है ना, उनकी कुछ यूनिट्स वगैरह अलग हो जाती है, ऐसी चीज़ें चलती है ना, इनका अंदर का प्रोसेस बहुत लंबा होता है। ठीक है, इस कारण से इसका ऐसा नहीं होता है। ऐसा नहीं होने के कारण भैया इसकी Mn+2 तो नहीं होती है, ठीक है ना। तो इसकी क्या होती है भैया, +2 तो नहीं होती, लेकिन इसकी कितनी हो जाती है, 1 2 3 4 5 6 हो जाती है। ठीक है, इस ऑक्सीजन की बात करूंगा तो इसकी कितनी हो जाएगी, +2, इनकी -1 -1, इनकी -1, इनकी -1। ठीक है जी, अब अगला लिखेंगे अपन। अगला क्या लिखेंगे, एक स्टार चीज़ लिखाऊंगा मैं आपको, स्टार चीज़ें, इसमें जो कुछ नहीं है और ज़्यादा। En लिखो, इन डी ब्लॉक ऑक्साइड, ठीक है ना। डी ब्लॉक का अगर मैं ऑक्साइड ले लूँगा, ऑक्साइड आपके आपने बन के आ रहे हैं, तो ध्यान रखना एक चीज़ क्या लिखेंगे कि कभी कभी आपको मिलेगी भैया लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, कभी कभी आपको मिलेगी क्या मिलेगी, इंटर, मतलब बीच वाली, मिड है ना, इंटर OS। कभी कभी आपको क्या मिलेगी, मैक्स OS, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, डी ब्लॉक के ऑक्साइड आपको मिलते हैं, मिलने के बाद अगर आपको लोअर OS, इंटर OS और मैक्स OS मिल रही है, तो ध्यान रखना लोअर OS जो होती है ना भैया, ये हमेशा क्या रहेगी, बेस रहती है, ये बेस रहती है। और इंटर होती है ना, इसको बोलते हैं एम्पोटेरिक, ठीक है। और जो मैक्स OS होती है ना, होती है एसिडिक। कभी कभी क्या होगा ना, आपको कुछ कंपाउंड दिए जा सकते हैं, कंपाउंड देने के बाद आपको ऑक्साइड देंगे, मतलब है ना, देने के बाद आपसे पूछेंगे भैया ऑक्सीडेशन स्टेट आपको निकालनी है, आपसे बोलेंगे कौन सा एसिडिक है कौन सा बेस है, तो आपको वहाँ पे कैसे निकालना है, आप उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है, निकालने के बाद पता करना है कि इनकी लोअर है या मिडल है या फिर मैक्स है। मैक्स हो तो एसिडिक हो जाएगी, लोअर होती है बेस हो जाएगी। इस तरह से करेंगे, काम आपका हो जाएगा। जैसे मैं एग्जाम्पल के फॉर्म में लिखता हूँ आपके MnO, ठीक है, MnO2, कभी कभी मैं लेता हूँ Mn2O7। अब बताओ मेरी कि ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगी, इनकी होगी यार, देखो इनकी +2 हो जाएगी,
इसकी कितनी हो जाएगी, +4 हो जाएगी, इसकी कितनी हो जाएगी, +7 हो जाएगी। ठीक है, तो बता दो। देखो यहाँ पे +2 लोअर आ रही, मिडल आ रही, हायर आ गई, तो देखो इनका वो एग्जाम्पल ये वाले बनेंगे कि नहीं बनेंगे, बनेंगे। ठीक है, अब एक क्वेश्चन लिख दो। क्वेश्चन क्या लिखेंगे, विच ऑक्साइड इज एसिडिक, है ना। ठीक है, फर्स्ट लिखो CrO, सेकेंड लिखो Cr2O3, थर्ड लिखो CrO3। ठीक है, कोई बात है, हंसी आ गई मुझे, ठीक है ना। लिखो CrO हो गया। अब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट लिखो +2, इसकी लिखो +3, जाएगी कि नहीं, Cr2O3 +3 आ रहा है, इसका कितना आएगा, इसका आएगा +6। ठीक है, अब मेरे को बताओ विच ऑक्साइड इज एसिडिक है, भैया बताओ। इसका +2 +3 +6 आ रहा, तो ये वाला होगा कि नहीं होगा, ये वाला लगा दो। कोई दिक्कत है किसमें। कभी कभी क्वेश्चन लिखो विच ऑक्साइड, लिखो विच ऑक्साइड इज एसिडिक, बताओ विच ऑक्साइड इज एसिडिक होगा, बताओ। इसमें लिखो फर्स्ट क्या लिखाऊंगा, Cl2O। ध्यान से जवाब देना, इसका एक पास आने वाला क्वेश्चन है। Cl2O7, फोर्थ नंबर का लिखो और। अब बताओ कौन सा ऑक्साइड है, आप निकालेंगे, इसकी ऑक्सीडेशन निकालेंगे, इसकी निकालेंगे, इसकी निकालेंगे, +1, इसकी कितनी आएगी, इसकी कितनी आएगी, +4 आएगी, इसकी कितनी आएगी, 2 7 14 +7 आ जाएगा इसका। बताओ अब जिसकी OS ज़्यादा वो क्या हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा। इसके ज़्यादा तो ये वाला आंसर लगा दोगे, लेकिन मैं इसको लगाऊंगा नहीं, ये वाला आंसर लगाऊंगा, ऑल होगा। अब आपके दिमाग में गंदा खेल आ गया होगा कि भैया क्या बोल रहे हो आप, कभी तो यहाँ क्या लगा रहे हो, कभी क्या लगा रहे हो। तो ध्यान रखना, मैंने बोला था डी ब्लॉक के एलिमेंट के बारे में चीज़ लिखाई थी मैंने। ठीक है, ये डी ब्लॉक का नहीं है, ये वाले कौन से भैया, मेटल से, मेटल है, नॉन मेटल है, नॉन मेटल से, नॉन मेटल है ना। नॉन मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं ना, नॉन मेटल ऑक्साइड, वो क्या होते हैं, हमेशा ऑल आर एसिडिक होते हैं। क्या, ऑल आर एसिडिक क्या होता है भैया, ऑल आर एसिडिक होते हैं नॉन मेटल के ऑक्साइड। ध्यान रख लेना हमेशा इस चीज़ को, ये छोटी छोटी चीज़ें जो आपको बेहतर बनाती है ना। ऐसे क्वेश्चन फंसा देते हैं आपको, फिर कहते हैं भैया हमारा तो सिल्ली मिस्टेक हो गई, रॉन्ग हो गया। रॉन्ग तो ऐसे क्वेश्चन होंगे ना, क्योंकि आप रॉन्ग करने की कोशिश कर रहे हैं, जानबूझ के रॉन्ग कर रहे हैं चीज़ों को, तो रॉन्ग ना करें, इस तरह से काम करो, काम बनेगा। अब अपने ने क्या लोअर OS पढ़ी, हायर OS पढ़ी, तो इनके बेस पे मैं आपको एक इंपॉर्टेंट लाइन लिखा रहा हूँ। लाइन क्या लिखेंगे, देखो कि इन लोअर OS एंड ऑक्साइड इज बेस एंड आयोनिक। भैया क्या लोअर OS में क्या हो जाएंगे, लोअर OS में तो बेस रहेंगे, क्या रहेंगे, जो ऑक्साइड रहेंगे ना, इन लोअर OS एंड ऑक्साइड इज, इसको काटो, इन लोअर OS ऑक्साइड इज बेस एंड आयोनिक रहेंगे। क्या रहेंगे, जब लोअर OS आ रही होगी तो वहाँ पे बेस होगा, और वो क्या रहेंगे, आयनिक रहेंगे। लेकिन अगर भैया आता है यहाँ पे एंड, लिखो हायर, चल ही रहा होगा ना आपके, क्या होगा, इन हायर OS ऑक्साइड इज एसिडिक एंड कोवलेंट। ये इंपॉर्टेंट है भैया, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है यार ये, यहाँ से क्वेश्चन आएगा डायरेक्ट ही। ठीक है, जब आपके लोअर OS आ रही होगी तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, वो बेस रहेगा और आयनिक रहेगा। साथ में अगर हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वाले कंपाउंड आपको मिलते हैं तो हमेशा एसिडिक रहेंगे, एसिडिक रहेंगे, है ना। एसिडिक के साथ साथ क्या रहेंगे, कोवलेंट रहेंगे। ये वाली इंपॉर्टेंट है, इन दोनों को लगाओ यार, काम हो जाएगा। जैसे मैं लेता हूँ कौन सा MnO ले लेता हूँ, MnO2 लेता हूँ, Mn2O7 लूँगा, यहाँ पे +7 जाएगी, इसकी +4 जाएगी, इसकी +2 जाएगी। अब बताओ मेरे को इनका क्या क्या सिस्टम रहेगा, बताओ ना यार, क्या क्या सिस्टम रहेगा इनका, इनका क्या सिस्टम रहेगा। जैसे मैं लेता हूँ Cr, इनका बताओ मेरे को, मैं अगला लिखता हूँ CrO, Cr2O3, बताओ इसका, इसका कितना रहेगा, +2, इसका +3, इसका +6 रहेगा इसका। अब मेरे को बताओ इनमें क्या रहेगा, देखो कम है, ज़्यादा है, कम है, बताओ क्या क्या रहेगा इनका, बेस, एम्फ, एसिडिक, एम्फिटेरिक हो गया ना, एसिडिक रहेगा, और साथ में क्या रहेगा, कोवलेंट रहेगा। इसकी बात कर रहा हूँ, बेस और आयोनिक। सिंपल, समझ में लाइन जो मैंने लिखा है आपको, ऐसे लाइन को समझो ना, मजा आएगा आपका। लिखो डी ब्लॉक मेटल फॉर्म कंपाउंड इन 0 और नेगेटिव OS। लिखो डी ब्लॉक मेटल फॉर्म कंपाउंड इन 0 और नेगेटिव OS विद CO लिगेंड।
ठीक है। डी ब्लॉक के जो मेटल होते हैं ना वो कंपाउंड बनाएंगे किसके साथ में, कोबाल्ट के साथ में। किसके साथ में, कोबाल्ट के साथ में। तो हमेशा उनकी ओएस कैसी रहेगी भैया, जीरो रहेगी या तो फिर नेगेटिव रहेगी। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, मैं लेता हूँ निको 4, आपने सुना होगा निको 4। कभी लेता हूँ मैं फेको 5, कभी मैं लेता हूँ कर्को 6। इस तरह से लेता हूँ ना, तो इनकी भैया ओएस हमेशा क्या रहती है, जीरो रहती है, आपने सुनी होगी। कभी कभी मैं इस तरह से लेता हूँ Mn2 CO10, तभी इनकी क्या रहेगी, वही रहेगी। ठीक है, इनको बारे में सब जानते हैं लेकिन इनके बारे में कोई नहीं जानता, इंपॉर्टेंट है। अब एक छोटी सी लाइन और लिख लो जिसकी क्लास खत्म हो जाएगा आपकी। इन डी ब्लॉक स्टेबिलिटी ऑफ, लिखो इन डी ब्लॉक स्टेबिलिटी ऑफ हायर ओएस इंक्रीज डाउन द ग्रुप बिकॉज इसकी जो ऑक्सीडाइजिंग नेचर जो होता है ना, ऑक्सीडाइजिंग पावर है ना, वो क्या होती है, डिक्रीज। ऑक्सीडाइजिंग पावर क्या होती है, डिक्रीज होती है। इंपॉर्टेंट है, लिख लेना है ना, कि नीचे जाएंगे तो भैया जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट होगी ना उसकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी, साथ में जो इसका जो ऑक्सीडाइजिंग नेचर होगा ना वो लोअर हो जाएगा, कम हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, देख लिखो Cr, ठीक है, Cr+6 ले लिया मैंने। कभी मैं लूँगा MO+6, कभी मैं लूँगा W+6। नीचे जा रहा है, स्टेबिलिटी बढ़ रही है, क्या हो जाएगी इसकी स्टेबिलिटी, में लिखाता हूँ ना, स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ेगी। ठीक है, OA की बात करो, ऑक्सीडाइजिंग नेचर की, तो भैया ये क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है जी, इसमें कोई दिक्कत नहीं। जब इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, देखो नीचे जाने पे स्टेबिलिटी बढ़ेगी, तो अगर मान लीजिए इसमें इलेक्ट्रॉन निकालो 3 इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या होगा, स्टेबल रहेगा। इसमें स्लो हो जाएगा प्रोसेस बहुत सारा W+3 बनने में, ये स्लो प्रोसेस होगा कि नहीं होगा, है ना। तो आप मेरे को इतना बता दीजिए कि नीचे जा रहा है, नीचे जाने के बाद क्या बढ़ा, OA बढ़ा। ठीक है, वो ऑक्सीडाइजिंग बढ़ा ना, तो भैया W क्या हो जाएगा, गुड OA हो जाएगा। गुड OA होगा कि नहीं होगा, होगा बिल्कुल भी। ठीक है, ऐसे बहुत सारे ले लेंगे अपन। देखो देखो CrO3 लिया, MOO3 लिया, WO3 है, नीचे वही प्रोसेस चलेगा। कभी मैं CrO4 ले लूँगा, कभी मैं क्या लूँगा, MO4 लूँगा, साथ में क्या लूँगा, WO4 ले लूँगा, -2 की फॉर्म में, -2 की फॉर्म में। नीचे जाएंगे तो वही OA से OA घटेगा। ठीक है जी, तो यहाँ तक अपनी जो क्लास है ऑक्सीडेशन स्टेट की, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था, ये वाला खत्म हो चुका है। ठीक है, अब कल की क्लास में अपन, अगर मान ले मेरी तबीयत सही रहेगी ना तो क्लास आ जाएगी, वरना भी नहीं आएगी तो मैं आपको टेलीग्राम में बता दूंगा। ठीक है, तो ध्यान रख लेना कि ये वाली क्लास है कंप्लीट है, इसके बाद में नेक्स्ट क्लास आ जाएगी, तो कोई दिक्कत लेने वाली बात नहीं है। ठीक है जी, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अच्छे पढ़ाई करो और करते रहो काम। ठीक है जी, थैंक यू सो मच।